चैप्टर 11 एक रविवार को ग्रांड प्रिक्स डे पेरिस की दौड़ जून की पहली गर्मी से उमस भरे आसमान के नीचे बोइस डे बोलोग्ने में चल रही थी। उस सुबह सूरज भूरे रंग की धूल के बीच उगाया था, लेकिन 11 बजे के करीब जब गाड़ियां लॉन्गचैम्प्स कोर्स पर पहुंच रही थीं, एक दक्षिणी हवा ने बादलों को उड़ा दिया था। भूरे रंग की भाप की लंबी धाराएं आकाश में गायब हो रही थीं और क्षितिज के एक छोर से दूसरे छोर तक गहरे नीले रंग को दिखाने वाले अंतराल फैल रहे थे। बादलों के साथ बारी बारी से सूरज की रोशनी के चमकीले फटने से पूरा दृश्य फिर से चमक उठा। मैदान से जो धीरे धीरे गाड़ियों, घुड़सवारों और पैदल चलने वालों की भीड़ से भर रहा था, अभी भी खाली कोर्स तक, जहां जज का बॉक्स खड़ा था, साथ ही पोस्ट और सिग्नलिंग नंबर के लिए मस्तूल, और फिर ईंटों और लकड़ी के 5 सम्मित स्टैंड जो वजन बाड़े के बीच में गैलरी पर गैलरी बढ़ रहे थे। इनके परे दोपहर के प्रकाश में नहाया हुआ विशाल समतल मैदान था, जिसके चारों ओर छोटे छोटे पेड़ थे और पश्चिम की ओर सेंट क्लाउड और सुरेसनेस की वन पहाड़ियां थीं, जिन पर मोंट वेलेरियन की कठोर रूपरेखा हावी थी। नाना इतनी उत्साहित थी मानो ग्रैंड प्रिक्स उसका भाग्य बनाने जा रहा हो। वह जीतने वाले पोस्ट के बगल में रेलिंग के पास एक स्थान लेना चाहती थी। वह बहुत जल्दी आ गई थी। वह वास्तव में आने वालों में से एक थी, चांदी से सजी एक लैंडर में और 4 शानदार सफ़ेद घोड़ों द्वारा खींची गई डोमोंट की तरह। ये लैंडर काउंट मुफ्त की ओर से एक उपहार था। जब वह मैदान के प्रवेश द्वार पर दिखाई दी तो 2 पोस्टिलियन पास के घोड़ों पर खुशी से दौड़ रहे थे और 2 पैदल यात्री गाड़ी के पीछे स्थिर बैठे थे। लोग देखने के लिए दौड़ पड़े जैसे कि कोई रानी गुजर रही हो। उसने वंदेवर के अस्तबल के नीले और सफ़ेद रंग पहने थे और उसकी पोशाक उल्लेखनीय थी। इसमें एक छोटी नीली रेशमी चोली और अंगरखा था जो शरीर से सटा हुआ था और उसकी कमर के पीछे बहुत उभरा हुआ था, जिससे उसके निचले अंग इस तरह से उभरे हुए थे कि वे उस विशाल स्कर्ट के युग में बेहद ध्यान देने योग्य थे। फिर उसने सफ़ेद साटन की एक पोशाक पहनी हुई थी, जिसमें सफ़ेद साटन की आस्तीनें थीं और कंधों पर एक साश पहना हुआ था। पूरा कपड़ा चांदी के गिप्योर से सजा हुआ था जो धूप में चमक रहा था। इसके अलावा और भी ज्यादा जॉकी की तरह दिखने के लिए उसने अपने बालों पर एक सफ़ेद पंख के साथ एक नीला टोक लगाया हुआ था, जिसके गोरे बाल उसके कंधों से नीचे तक फैले हुए थे और एक विशाल लाल रंग की चोटी की तरह दिख रहे थे। 12 बज गए। ग्रैंड प्रिक्स शुरू होने के लिए लोगों को 3 घंटे से ज्यादा इंतजार करना होगा। जब लैंडर बैरियर के पास रुका तो नाना आराम से बैठ गई जैसे कि वह अपने घर में हो। एक सनक ने उसे बिजोंग और लुइसेट को अपने साथ लाने के लिए प्रेरित किया था और कुत्ता उसकी स्कर्ट के बीच दुबका हुआ था। दिन की गर्मी के बावजूद ठंड से कांप रहा था, जबकि रिबन और लेस के बीच बच्चे का बेचारा छोटा चेहरा खुली हवा में मोम जैसा गूंगा और सफ़ेद दिख रहा था। इस बीच युवती अपने आसपास के लोगों की परवाह किए बिना जॉर्जेस और फिलिप ह्यूगन के साथ अपनी आवाज़ में बात कर रही थी, जो सामने की सीट पर सफ़ेद गुलाब और नीले मायोसोटिस के गुलदस्तों के इतने पहाड़ के बीच बैठे थे कि वे उनके कंधों तक दबे हुए थे। ठीक है, वो कह रही थी, जब उसने मुझे बोर कर दिया तो मैंने उसे दरवाज़ा दिखा दिया। और अब 2 दिन हो गए हैं जब से वह नाराज़ है। वह मुफ्त के बारे में बात कर रही थी, लेकिन उसने युवकों को इस पहले झगड़े का असली कारण नहीं बताया, जो ये था कि एक शाम उसे उसके बेडरूम में एक आदमी की टोपी मिली थी। वह वास्तव में एक राहगीर को सरासर ऊब के कारण घर ले आई थी, एक मूर्खतापूर्ण मोह के कारण। तुम्हें पता नहीं है कि वो कितना मजाकिया है, उसने आगे कहा, और जो विवरण वह दे रही थी उस पर खुश होती जा रही थी। वह नीचे से नियमित रूप से कट्टरपंथी है, इसलिए वह हर शाम प्रार्थना करता है। हाँ, वो करता है। उसे लगता है कि मैं कुछ भी नोटिस नहीं करती क्योंकि मैं पहले बिस्तर पर जाती हूँ ताकि उसके रास्ते में ना आऊँ, लेकिन मैं उसे अपनी आँखों के कोने से देखती हूँ। ओह, वो मुंह फुलाता है और फिर जब वो मेरे ऊपर से कदम रखता है और बिस्तर के अंदर जाता है तो वह खुद को क्रॉस बनाता है। जो ये धूर्तता है, फिलिप ने बड़बड़ाते हुए कहा। पहले तो यही होता है, लेकिन बाद में क्या होगा? वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही, पहले और बाद में। जब मैं सोने जा रहा होता हूँ तो मैं उसे फिर से बकबक करते हुए सुनता हूँ।
लेकिन सबसे बड़ी बोरियत यह है कि अब हम उसके बढ़ते पाए के बिना किसी भी चीज़ पर बहस नहीं कर सकते। मैं हमेशा से धार्मिक रहा हूँ। हाँ, जितना चाहो उतना बकवास करो, इससे मुझे उस पर विश्वास करने से नहीं रोका जा सकता जो मैं मानता हूँ। बस वो बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है, वो रोता है, वो पश्चाताप की बातें करता है। उदाहरण के लिए, परसों हमारे हमेशा के झगड़े के बाद उसे ये दौरा पड़ा, और जब सब कुछ खत्म हो गया तो मैं जरा भी आश्वस्त नहीं था। लेकिन वह चिल्लाते हुए बोली, जरा मिग्नॉन्स को आते हुए देखो। अरे वाह, वे बच्चों को भी साथ लाए हैं। ओह, वे नन्हे मुन्ने कैसे सजे धजे हैं। मिग्नॉन्स एक गहरे रंग की लैंडर में थे, उनके आने जाने में कुछ हद तक विलासिता थी, जो अमीर सेवानिवृत्त व्यापारियों का सुझाव देती थी। रोज ने लाल गांठों और पफ से सजी एक ग्रे सिल्क गाउन पहनी हुई थी। वो हेनरी और चार्ल्स के खुशमिजाज व्यवहार को देखकर खुशी से मुस्कुरा रही थी, जो सामने की सीट पर बैठे थे, अपने खराब फिटिंग वाले कॉलेज के ट्यूनिक्स में अजीब लग रहे थे। लेकिन जब लैंडर रेलिंग के पास रुकी और उसने देखा कि नाना अपने गुलदस्तों के बीच अपने 4 घोड़ों और अपनी वर्दी के साथ विजय की मुद्रा में बैठी है, तो उसने अपने होठों को सिकोड़ लिया, सीधी बैठ गई और अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। दूसरी ओर मिग्नन, जो ताजगी और उल्लास की तस्वीर लग रही थी, ने उसे हाथ हिलाकर अभिवादन किया। उसने स्त्री संबंधी असहमति से दूर रहने को सिद्धांत का विषय बना लिया। वैसे, नाना ने फिर कहा, क्या तुम एक छोटे बूढ़े आदमी को जानते हो जो बहुत साफ सुथरा और साफ सुथरा रहता है और उसके दांत भी खराब हैं, एक मॉन्सियर वैनोट। वह आज सुबह मुझसे मिलने आया था। महाशय वैनोट, जॉर्जेस ने बड़े आश्चर्य से कहा। यह असंभव है। क्यों? वो आदमी एक जेसुइट है। बिल्कुल सही, मैंने ये देखा। ओह, तुम्हें पता नहीं कि हमारी बातचीत कैसी थी। ये सिर्फ मज़ेदार था। उसने मुझसे काउंट के बारे में, उसके विभाजित घर के बारे में बात की और मुझसे एक परिवार की खुशियां वापस लाने की विनती की। वो इस मामले में बहुत विनम्र और बहुत मुस्कुराता हुआ था। तब मैंने इस आशय का उत्तर दिया कि मुझे इससे बेहतर कुछ नहीं चाहिए, और मैंने काउंट और उसकी पत्नी के बीच सुलह कराने का बीड़ा उठाया। तुम्हें पता है कि यह कोई झूठ नहीं है। मुझे उन सभी को फिर से खुश देखकर बहुत खुशी होगी, बेचारे। इसके अलावा ये मेरे लिए राहत की बात होगी, क्योंकि ऐसे दिन भी आते हैं, हाँ, ऐसे दिन भी आते हैं जब वो मुझे बहुत बोर करता है। पिछले महीनों की थकान इस हार्दिक उद्गार में गायब हो गई। इसके अलावा काउंट को पैसों की बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। वह चिंतित था और ऐसा लग रहा था कि लेबोडिट ने जो बिल उसके नाम पर रखा था, वह पूरा नहीं हो पाएगा। प्रिय काउंटेस वहाँ नीचे है, जॉर्जेस ने कहा और अपनी नज़र स्टैंड पर घुमाई। कहाँ कहाँ? नाना चिल्लाई। उस बच्चे की आंखें कैसी हैं? मेरा संशेड पकड़ो, फिलिप। लेकिन जॉर्जेस ने तेजी से आगे बढ़कर अपने भाई को पीछे छोड़ दिया था। चांदी के किनारे वाली नीली रेशमी धूप की छतरी को थामे हुए उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। नाना एक बड़े से फील्ड ग्लास से दृश्य को देख रही थी। हाँ, मैं उसे देख रही हूँ, उसने आखिरकार कहा। दाहिने हाथ के स्टैंड में, एक खंभे के पास, है न? वह बैंगनी रंग में है, और उसकी बेटी उसके बगल में सफ़ेद रंग में है। अरे यार, वहाँ डैग्नेट उनके सामने झुकने जा रही है। इसके बाद फिलिप ने उस लट्ठम सी एस्टेले के साथ डैग्नेट की आसन शादी के बारे में बात की। यह एक तय मामला था, बैन प्रकाशित किए जा रहे थे। पहले तो काउंटेस ने इसका विरोध किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि काउंट ने जोर दिया था। नाना मुस्कुराए। मुझे पता है, मुझे पता है, उसने धीरे से कहा। पॉल के लिए यह बहुत अच्छा है। वह एक अच्छा लड़का है, वह इसका हकदार है। और लुइसेट की ओर झुकते हुए, तुम्हें मज़ा आ रहा है ना? कितना गंभीर चेहरा है। बच्चा कभी मुस्कुराया नहीं। बहुत बुरे भाव से वो उन सभी भीड़ को देख रहा था, मानो उन्हें देखकर उसके मन में उदासी भर गई हो। बिजों उस युवती की स्कर्ट से भाग गया था जो बहुत इधर उधर घूम रही थी, कांपते हुए। उस छोटे से लड़के के पास आकर बैठ गया था। इस बीच मैदान भर रहा था। गाड़ियां, उनकी एक छोटी, अंतहीन कतार, पोटेडेला कैस्केड से लगातार आ रही थीं।
पॉलिन जैसी बड़ी बसें थीं, जो बुलेवार्ड डे सिटिलियंस से चली थीं, अपने 50 यात्रियों से भरी हुई थीं और अब स्टैंड के दाईं ओर रुकने वाली थीं। फिर डॉगकॉट, विक्टोरिया, लैंडोस थे, सभी शानदार ढंग से सजे हुए, शोकाकुल कैब के साथ जो दुखी पुराने हेक्स के पीछे झटके से चल रहे थे, और 4 इनहेंस अपने 4 घोड़ों को साथ लेकर चल रहे थे, और मेल कोच जहां मालिक ऊपर की सीटों पर बैठे थे और नौकरों को अंदर शैंपेन के हैम्पर्स की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया था, और मकड़ियां जिनके विशाल पहिए चमचमाते स्टील की चमक थे, और हल्के टेंडेम जो एक घड़ी की तरह नाजुक ढंग से बने हुए थे और छोटी घंटियों की गड़गड़ाहट के बीच फिसल रहे थे। हर कुछ सेकंड में एक घुड़सवार गुजरता था और पैदल चलने वाले लोगों का झुंड गाड़ियों के बीच से डरकर भागता था। ग्रीन पर बोइस की गलियों से आने वाली दूर की लुढ़कती आवाज अचानक सुस्त सरसराहट में बदल गई, और अब बढ़ती भीड़ और चीख पुकार और खुले में चाबुकों की तड़तड़ाहट के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। जब हवा के झोंकों के बीच सूरज बादलों के किनारे फिर से दिखाई दिया, तो सुनहरी रोशनी की एक लंबी किरण मैदान में दौड़ी, हॉर्नेस और वार्निश किए गए कोच के पैनल को रोशन किया और महिलाओं के कपड़ों को आग से छुआ, जबकि धूल भरी चमक के बीच कोचमैन अपने बक्सों पर ऊंचे अपने बड़े चाबुक के पास आग जला रहे थे। लेबोर्डेट एक खुली गाड़ी से उतर रहा था, जहां गागा, क्लेरिस और ब्लांच डे सिवरी ने उसके लिए जगह बना रखी थी। जब वह जल्दी से रास्ता पार करके तौलने वाले बाड़े में घुसने वाला था, तो नाना ने जॉर्जेस से उसे बुलाने को कहा। फिर जब वह ऊपर आया, मुझ पर क्या दांव लगाया गया है? उसने हंसते हुए पूछा। उसने घोड़ी नाना का जिक्र किया, नाना जिसने प्रिक्स डे दायने की दौड़ में खुद को शर्मनाक तरीके से पराजित होने दिया था, और पिछले अप्रैल और मई में जब वह प्रिक्स डे स्काज और ग्रांडे पोलेडेस प्रोड्यूस के लिए दौड़ी थी, तब भी उसे स्थान नहीं मिला था। दोनों ही घोड़े लुसिग्नन ने जीते थे, जो वांडेवज अस्तबल का दूसरा घोड़ा था। लुसिग्नन अचानक से ही मुख्य पसंदीदा बन गया था, और कल से उसे वर्तमान में 2 से 1 पर लिया गया था। हमेशा 50 से 1 के खिलाफ, लाबोर्डेट ने उत्तर दिया। अरे वाह, मैं कुछ खास नहीं हूँ, नाना ने मजाक से खुश होकर कहा। तो मैं खुद का समर्थन नहीं करता, नहीं, भगवान की कसम। मैं खुद पर एक भी लुइस नहीं लगाता। लेबोर्डेट फिर से बहुत जल्दी में चली गई, लेकिन उसने उसे वापस बुला लिया। वो कुछ सलाह चाहती थी। चूंकि वह प्रशिक्षकों और जॉकी की दुनिया से संपर्क में रहता था, इसलिए उसे विभिन्न अस्तबलों के बारे में विशेष जानकारी थी। उसकी भविष्यवाणियां पहले ही कई बार सच हो चुकी थीं, और लोग उसे टिपस्टर्स का राजा कहते थे। युवती ने कहा, चलो देखते हैं, मुझे कौन सा घोड़ा चुनना चाहिए। अंग्रेज पर क्या दांव लगा है? आत्मा 3 से 1 के खिलाफ। वेलेरियो द्वितीय वही। जहां तक अन्य लोगों की बात है, वे कोसिनस के खिलाफ 25 से 1, हेजड के खिलाफ 40 से 1, बॉन के खिलाफ 30 से 1, पिचेनेट के खिलाफ 35 से 1, फ्रेंगिपिन के खिलाफ 10 से 1। नहीं, मैं अंग्रेज पर दांव नहीं लगाता, मैं नहीं लगाता। मैं देशभक्त हूँ। शायद वेलेरियो द्वितीय ऐसा करेगा, है न? ड्यूक डी कॉब्रूस थोड़ी देर पहले मुस्कुरा रहा था। खैर, नहीं, आखिरकार। लुसिग्नन पर 50 लुइस, आप इस पर क्या कहेंगे? लेबोर्डेट ने उसे एक विलक्षण भाव से देखा। वह आगे झुकी और उससे धीमी आवाज में सवाल पूछे, क्योंकि वह जानती थी कि वंदेवरस ने उसे सट्टेबाजों के साथ मामले को व्यवस्थित करने के लिए नियुक्त किया था, ताकि अधिक आसानी से दांव लगाया जा सके। मान लीजिए कि उसे कुछ पता चल गया है, तो वह उसे बता सकता है। लेकिन स्पष्टीकरण में प्रवेश किए बिना लेबोर्डेट ने उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर भरोसा करने के लिए राजी किया। वह उसके लिए 50 लुई लगाएगा, जैसा कि वह सबसे अच्छा समझ सकता है, और वह अपनी व्यवस्था पर पछतावा नहीं करेगी। जितने घोड़े तुम्हें पसंद हों, उतने ले लो। वह प्रसन्नता से चिल्लाए और उसे जाने दिया, लेकिन नहीं नाना, वो एक ज़ैद है। गाड़ी में जोरदार ठहाके लगे। युवकों को उसकी हरकतें बहुत मजेदार लगीं, जबकि लुइसेट ने अपनी अज्ञानता में अपनी पीली आंखें अपनी मां के चेहरे पर उठाईं, क्योंकि उसकी ऊंची आवाजें उसे चौंका रही थीं। हालांकि लेबोर्डेट के लिए अभी तक कोई रास्ता नहीं था। रोज मिग्नन ने उसे इशारा किया था और अब वो उसे अपने आदेश दे रही थी,
जबकि वह एक नोटबुक में आंकड़े लिख रहा था। फिर क्लैरिस और गागा ने उसे अपना दांव बदलने के लिए वापस बुलाया, क्योंकि उन्होंने भीड़ में कही गई बातें सुनी थीं और अब वे वेलेरियो दो के साथ और कुछ नहीं करना चाहते थे और लुसिग्नन को चुन रहे थे। उसने एक अडिग भाव के साथ उनकी इच्छाओं को लिखा और आखिरकार भागने में कामयाब रहा। उसे कोर्स के दूसरी तरफ 2 स्टैंड के बीच से गायब होते देखा जा सकता था। गाड़ियां अभी भी आ रही थीं। इस समय तक वे 5 पंक्तियों में खड़ी हो चुकी थीं और उनमें से एक घनी भीड़ बैरियर के साथ फैली हुई थी, जो सफ़ेद घोड़ों के हल्के कोटों से सजी हुई थी। उनके पीछे अन्य गाड़ियां तुलनात्मक रूप से अलग-थलग खड़ी थीं, ऐसा लग रहा था जैसे वे घास में फंस गई हों। पहिए और हॉर्नेस यहाँ, वहाँ और हर जगह थे। जिस वाहन से वे संबंधित थे, उसके अनुसार वे एक दूसरे के बगल में, एक कोण पर, एक दूसरे के पार या एक दूसरे के सामने थे। घास के ऐसे स्थानों पर जो अभी भी खाली थे, घुड़सवार दौड़ रहे थे और पैदल चलने वालों के काले समूह लगातार आगे बढ़ रहे थे। दृश्य उस मैदान जैसा था जहां कोई मेला लग रहा हो, और इन सब के ऊपर, भीड़ के भ्रमित रंग बिरंगेपन के बीच, शराब के स्टॉल अपनी ग्रे कैनवास की छतों को ऊपर उठाए हुए थे जो धूप में सफ़ेद चमक रहे थे। लेकिन एक वास्तविक कोलाहल, एक भीड़, टोपियों का एक भंवर, कई सट्टेबाजों के चारों ओर उमड़ पड़ा, जो खुली गाड़ियों में खड़े थे और घुमंतु दंत चिकित्सकों की तरह इशारे कर रहे थे, जबकि उनके पास उनके दांव ऊंचे बोर्डों पर चिपकाए गए थे। फिर भी यह न जानना मूर्खता है कि किस घोड़े पर दांव लगाया जा रहा है, नाना टिप्पणी कर रही थी। मुझे वास्तव में व्यक्तिगत रूप से कुछ लुइस का जोखिम उठाना चाहिए। वह एक सट्टेबाज का चयन करने के लिए एक सभ्य चेहरे के भाव के साथ खड़ी हुई थी, लेकिन अपने परिचितों की एक परिपूर्ण भीड़ को देखकर भूल गई कि वह क्या करना चाहती थी। मिग्नन के अलावा, गागा, क्लैरिस और ब्लांच के अलावा, दाईं और बाईं ओर, उसके लैंडर में अब घेरने वाली गाड़ियों के समूह के पीछे और बीच में, निम्नलिखित महिलाएं मौजूद थीं। एक विक्टोरिया में टाटा नेने और मारिया ब्लॉन्ड, एक खुली गाड़ी में कैरोलिन हेकेट अपनी मां और 2 सज्जनों के साथ, लुइस वायलिन बिल्कुल अकेली, नारंगी और हरे रिबन से सजी एक छोटी टोकरी की गाड़ी चला रही थी, जो मेचेन अस्तबल के रंग थे, और अंत में, लेया डेहॉन एक मेल कोच की ऊंची सीट पर, जहां युवकों का एक समूह बहुत शोर मचा रहा था। दूर, एक HUITRESSORTS अभिजात वर्ग की उपस्थिति में, लूसी स्टीवर्ट, एक बहुत ही साधारण काले रेशमी कपड़े में, एक नौसेना कैडेट की वर्दी, लेकिन नाना को सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब सिमोन एक साथ आई जिसे स्टीने चला रहा था, जबकि एक पैदल सैनिक उनके पीछे हाथ जोड़कर स्थिर बैठा था। वह सफ़ेद साटन में पीले रंग की धारियों वाली और कमर से टोपी तखीरे से लदी हुई दिख रही थी। बैंकर ने अपनी तरफ से एक जबरदस्त चाबुक पकड़ा हुआ था और अपने 2 घोड़ों को साथ लेकर जा रहा था, जो एक साथ बंधे हुए थे। नेता एक छोटा गर्म रंग का चेस्टनट था जिसकी चाल चूहे जैसी थी। शाफ्ट घोड़ा एक बड़ा भूरा भूरा, एक स्टेपर था जिसकी चाल बढ़िया थी। ये ले लो, नाना ने कहा। तो वह चोर स्टीनर फिर से बोझ से निकल गया है न? मैं कहता हूँ, है न सिमोन, बढ़िया है। ये बहुत अच्छी बात है। वो कानून के शिकंजे में फंस जाएगा। फिर भी उसने दूर से ही अभिवादन किया। दरअसल वो हाथ हिलाती रही और मुस्कुराती रही, पीछे मुड़ती रही और सबकी नज़रों में आने की चाहत में किसी को नहीं भूली। साथ ही वह बातचीत भी करती रही। यह उसका बेटा लूसी है जिसे वह अपने साथ लेकर आई है। वह अपनी वर्दी में आकर्षक लग रहा है, इसलिए वह इतनी भव्य दिख रही है। बेशक तुम्हें पता है कि वो उससे डरती है और वो खुद को एक अभिनेत्री के रूप में पेश करती है। बेचारा युवक, मुझे उस पर दया आती है। वह बिल्कुल भी संदिग्ध नहीं लगता। वाह, फिलिप ने हंसते हुए कहा, जब वह चाहेगी तो वह देश में उसके लिए एक उत्तराधिकारी ढूंढ पाएगी। नाना चुप थी, क्योंकि उसने अभी अभी गाड़ियों के बीच ट्राइकॉन को देखा था। एक टैक्सी में आकर, जहां से वह कुछ भी नहीं देख सकती थी, ट्राइकॉन चुपचाप कोच बॉक्स पर चढ़ गई थी। और वहां, अपने लंबे कद को सीधा करके, अपने लंबे बालों में अपने नेक चेहरे को समेटे हुए, वह भीड़ पर इस तरह हावी हो गई मानो अपनी स्त्री विषयों के बीच सिंहासनारूढ़ हो।
सभी लोग उसे देखकर चुपचाप मुस्कुराए जबकि वह अपनी श्रेष्ठता में उन्हें न जानने का नाटक कर रही थी। वो वहाँ व्यवसाय के उद्देश्य से नहीं आई थी, वह उस चीज के प्यार के लिए दौड़ देख रही थी, जैसे घोड़ों के मांस के प्रति जुनून रखने वाला एक उन्मत्त जुआरी होता है। यार, वह मूर्खला फॉलोइस है, जॉर्जेस ने अचानक कहा। यह उन सभी के लिए आश्चर्य की बात थी। नाना ने अपने ला फॉलोइस को नहीं पहचाना, क्योंकि जब से वह अपनी विरासत में आया था, वह असाधारण रूप से आधुनिक हो गया था। उसने एक कम कॉलर पहना हुआ था और एक नाजुक रंग का कपड़ा पहना हुआ था जो उसके पतले कंधों के करीब फिट था। उसके बाल छोटे छोटे पट्टियां बांधे हुए थे और वो एक थके हुए प्रकार का दिखावा कर रहा था। उसकी आवाज़ का लहजा नर्म था और वह अपशब्दों और मुहावरों का इस्तेमाल कर रहा था जिन्हें वह पूरा करने की जहमत नहीं उठा रहा था। लेकिन वह तो वाकई कमाल का है, नाना ने पूरी तरह मंत्रमुग्ध होकर कहा। गागा और क्लैरिस ने ला फॉलोइस को बुलाया था और उसकी निष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए वे उसके पीछे पड़ गए थे, लेकिन वह तुरंत ही उन्हें छोड़कर चला गया, एक चिढ़ भरे, तिरस्कारपूर्ण तरीके से लुढ़कता हुआ। नाना ने उसे चकित कर दिया। वो उसके पास गया और गाड़ी की सीढ़ी पर खड़ा हो गया, और जब उसने उसे गागा के बारे में चिढ़ाया तो वह बुदबुदाया, अरे यार, नहीं, हमने पुरानी पीढ़ी को आखिरी बार देखा है, अब उसे मेरे सामने नहीं लाना चाहिए। और फिर, तुम जानते हो, अब ये तुम हो, जूलियट मेरी है। उसने अपना हाथ अपने दिल पर रख लिया था। नाना इस अचानक बाहरी घोषणा पर खूब हंसी। उसने आगे कहा, मैं कहता हूँ, मैं ऐसा नहीं चाहता। तुम मुझे ये भूलवा रहे हो कि मैं दांव लगाना चाहता हूँ। जॉर्जेस, तुम वहाँ नीचे उस सट्टेबाज को देख रहे हो, घुंघराले बालों वाला एक बड़ा लाल चेहरा वाला आदमी। उसके चेहरे पर एक गंदा बदमाश भाव है जो मुझे पसंद है। तुम्हें जाकर चुनना है। ओह, मैं कहता हूँ, कोई क्या चुन सकता है? मैं कोई देशभक्त नहीं हूँ। अरे यार, नहीं, ला फॉलोइस ने अचानक कहा। मैं पूरी तरह से अंग्रेज के पक्ष में हूँ। अगर अंग्रेज जीत गया तो ये बहुत बड़ी बात होगी। फ्रांसीसी लोग जेरिको जा सकते हैं। नाना को बहुत बुरा लगा। कुछ ही देर में कई घोड़ों की खूबियों पर चर्चा होने लगी और ला फॉलोइस, जो इस दौर में बहुत आगे जाना चाहता था, ने उन सभी को दुखी जैद कहा। फ्रैंगिपेन, बैरन वडिया का घोड़ा लेनोर से द ट्रुथ द्वारा लाया गया था। वो एक बड़ा भूरा घोड़ा था, जो निश्चित रूप से एक मौका पा सकता था यदि उन्होंने उसे प्रशिक्षण के दौरान डगमगाने न दिया होता। कॉब्रूज अस्तबल से वेलेरियो द्वितीय के बारे में, वह अभी तैयार नहीं था। अप्रैल में उसे पेट में दर्द हुआ था। अरे हाँ, वे इसे छिपा रहे थे, लेकिन वो इसके बारे में निश्चित था, अपने सम्मान की कसम। अंत में उसने नाना को हेजर्ड को चुनने की सलाह दी, जो सभी में सबसे दोषपूर्ण था, एक ऐसा घोड़ा जिससे किसी का कोई लेना देना नहीं था। हेजर्ड, भगवान की कसम, ऐसी शानदार लाइनें और ऐसा एक्शन। वह घोड़ा लोगों को चकित करने वाला था। नहीं, नाना ने कहा, मैं लुसिग्नन पर 10 लुईस और बाउम पर 5 लुईस लगाने जा रही हूँ। ला फॉलोइस तुरंत बोल उठा, लेकिन मेरी प्यारी लड़की, बूम बिल्कुल बेकार है। उसे मत चुनो। गैसक खुद अपने घोड़े को पीछे धकेल रहा है, और तुम्हारा लुसिग्नन कभी नहीं। क्यों, ये सब बकवास है। लैम्ब और प्रिंसेस की कसम, जरा सोचो। लैम्ब और प्रिंसेस की कसम नहीं, जोव की कसम। पैरों में बहुत ही छोटा है। वह घुट रहा था। फिलिप ने बताया कि इसके बावजूद लुसिग्नन ने प्रिक्स डे स्काज और ग्रांडे पोले डेस प्रोड्यूस जीते थे, लेकिन दूसरा फिर से भाग गया। इससे क्या साबित हुआ? कुछ भी नहीं। इसके विपरीत, किसी को उस पर अविश्वास करना चाहिए। और इसके अलावा, ग्रेशम ने लुसिग्नन की सवारी की। अच्छा, तो उन्हें अच्छी तरह से सूखने दो। ग्रेशम की किस्मत खराब थी, वो कभी भी पोस्ट तक नहीं पहुंच पाया। और मैदान के एक छोर से दूसरे छोर तक नाना के मैदान में चल रही चर्चा फैलती और बढ़ती हुई प्रतीत हुई। चीख चीख कर आवाजें उठ रही थी। जुए का जुनून हवा में भर गया था, चेहरे चमक रहे थे और हाथ उत्साह से लहरा रहे थे, जबकि सट्टेबाज अपनी गाड़ियों पर बैठे हुए दांव लगा रहे थे और बहुत ही उग्रता से रकम लिख रहे थे। लेकिन ये सट्टे की दुनिया के छोटे मोटे लोग ही थे,
बड़े दांव तोलने वाले बाड़े में लगाए जाते थे। फिर यहाँ हल्के पस वाले लोगों के बीच तीखी प्रतिस्पर्धा चल रही थी, जो अपने 5 फ्रैंक के सिक्कों को जोखिम में डाल रहे थे और कुछ लुइस के संभावित लाभ के लिए असीम लालच दिखा रहे थे। एक शब्द में, लड़ाई स्पिरिट और लुसिग्नन के बीच होगी। अंग्रेज, जिन्हें इस रूप में पहचाना जा सकता था, विभिन्न समूहों के बीच घूम रहे थे। वे बिल्कुल सहज थे, उनके चेहरे उत्साह से लाल थे, वे पहले से ही विजयी थे। लॉर्ड रीडिंग के घोड़े ब्राह्मण ने पिछले साल ग्रैंड प्रिक्स जीता था, और यह एक ऐसी हार थी जिसके लिए दिल अभी भी रो रहे थे। इस साल अगर फ्रांस को फिर से हराया गया तो ये भयानक होगा। तदनुसार सभी महिलाएं राष्ट्रीय गौरव से पागल हो गईं। वांडेवर्स अस्तबल उनके सम्मान की प्राचीर बन गया, और लुसिग्नन को धक्का दिया गया, उसका बचाव किया गया और उसकी खूब प्रशंसा की गई। गागा, ब्लेंच, कैरोलिन और बाकी लोगों ने लुसिग्नन पर दांव लगाया। लूसी स्टीवर्ट ने अपने बेटे के कारण इससे परहेज किया, लेकिन ये बात बाहर फैल गई कि रोजमिग्नन ने लिबरडेट को उसके लिए 200 लुई जोखिम में डालने का आदेश दिया था। ट्राइकॉन, अपने चालक के बगल में अकेली बैठी हुई, आखिरी क्षण तक प्रतीक्षा करती रही। वास्तव में, इन सभी विवादों के बीच, घोड़ों के नाम बार बार दोहराए जाने वाले और जीवंत पेरिसियन वाक्यांशों के साथ गले से निकलने वाले अंग्रेजी उद्गारों से बहुत दूर, वह बहुत शांत होकर बैठी हुई थी और राजसी ढंग से सुन रही थी। और नाना, जॉर्जेस ने कहा, क्या कोई उसे नहीं चाहता? दरअसल, कोई भी उस घोड़ी के बारे में नहीं पूछ रहा था, उसका जिक्र तक नहीं किया जा रहा था। वेंडिवरेस के बाहरी स्टड को लुसिग्नन की लोकप्रियता ने घेर लिया था। लेकिन ला फालोइस ने रोते हुए अपनी बाहें ऊपर उठाईं। मेरे पास एक प्रेरणा है। मैं नाना पर 1 लुई दांव लगा सकता हूँ। वाह, मैं शर्त लगाता हूँ, जॉर्जेस ने कहा। और मैं 3, फिलिप ने कहा। और वे ऊपर चढ़ते चले गए, एक दूसरे के खिलाफ बोली लगाते हुए और कीमतें बताते हुए मानो वे नीलामी में नाना के लिए मोल तोल कर रहे हों। ला फालोइस ने कहा कि वो उसे सोने से ढंक देगा। इसके अलावा, सभी को उसका समर्थन करने के लिए मजबूर किया जाना था, वे जाकर समर्थकों को इकट्ठा करेंगे। लेकिन जब तीनों युवक प्रचार करने के लिए भाग रहे थे, नाना ने उनके पीछे चिल्लाया, तुम्हें पता है कि मैं उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहता, मैं दुनिया के लिए भी नहीं चाहता। जॉर्जेस, लुसिग्नन पर 10 लुइस और वेलेरियो द्वितीय पर 5। इस बीच वे काफी आगे निकल चुके थे, और वो उन्हें पहियों के बीच से फिसलते हुए, घोड़ों के सिर के नीचे से निकलते हुए और पूरे मैदान को छानते हुए खुशी से देखती रही। जैसे ही उन्होंने गाड़ी में किसी को देखा, वे दौड़ी और नाना के दावों पर जोर दिया। और भीड़ में खूब हंसी फूट पड़ी जब कभी कभी वे पीछे मुड़े, अपनी उंगलियों से विजयी भाव से राशि का संकेत देते हुए, जबकि युवती खड़ी होकर अपना संशेड हिला रही थी। फिर भी, उन्होंने इसे बहुत खराब तरीके से अंजाम दिया। कुछ पुरुषों ने खुद को राजी होने दिया, उदाहरण के लिए, स्टीना ने 3 लुइस का जोखिम उठाया, क्योंकि नाना को देखकर वो उत्तेजित हो गया। लेकिन महिलाओं ने साफ मना कर दिया। धन्यवाद, उन्होंने कहा, निश्चितता के लिए हारना। इसके अलावा, वे एक गंदी लड़की के लाभ के लिए काम करने की जल्दी में नहीं थे, जो अपने 4 सफ़ेद घोड़ों, अपने पदों और अपने अपमानजनक पक्ष के साथ उन सभी को अभिभूत कर रही थी। गागा और क्लेरिस बहुत ही सभ्य दिख रहे थे और ला फालोइस से पूछा कि क्या वह उनका मजाक उड़ा रहा था। जब जॉर्जेस ने हिम्मत करके मिग्नन की गाड़ी के सामने खुद को पेश किया तो रोज ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया और उसे कोई जवाब नहीं दिया। घोड़े को अपना नाम देने के लिए कोई व्यक्ति बहुत ही बुरा इंसान होगा। इसके विपरीत, मिग्नन ने युवक की हरकतों पर एक मनोरंजक नज़र डाली और घोषणा की कि महिलाएं हमेशा सौभाग्य लेकर आती हैं। ठीक है, नाना ने पूछा जब दोनों युवक सट्टेबाजों के पास लंबी यात्रा के बाद वापस लौटे। आपके विरुद्ध संभावना 40 में से 1 है, ला फालोइस ने कहा। क्या हुआ? 40 से 1, वह चौंक कर बोली। वे मेरे खिलाफ 50 से 1 थे। क्या हुआ? लिबोर्डेट अभी अभी फिर से प्रकट हुई थी। रास्ता साफ किया जा रहा था और घंटी की आवाज ने पहली दौड़ की घोषणा की। आसपास खड़े लोगों की उम्मीद भरी बड़बड़ाहट के बीच उसने उससे अपने मूल्य में अचानक हुई इस वृद्धि के बारे में पूछा।
लेकिन उसने टाल मटोल करते हुए उत्तर दिया, निस्संदेह उसके लिए कोई मानबूझी थी। उसे इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट होना पड़ा। इसके अलावा लिबोर्डेट ने एक व्यस्त भाव से घोषणा की कि अगर वह भाग सकता है तो वेंडेवरस आ रहा है। दौड़ किसी की नज़र में नहीं आ रही थी। लोग ग्रैंड प्रिक्स के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, तभी हिप्पोड्रोम पर तूफान आया। कुछ मिनट पहले सूरज गायब हो गया था और भीड़ पर धुंधली धुंध छा गई थी। फिर हवा चली और अचानक बाढ़ आ गई। बड़ी बड़ी बूंदें, पानी की चादरें गिरने लगीं। कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई और लोग चिल्लाने लगे, मजाक करने लगे और गालियां देने लगे, जबकि पैदल चलने वाले लोग शराब पीने के बूथों के नीचे शरण लेने के लिए पागलों की तरह भागे। गाड़ियों में बैठी महिलाओं ने अपने दोनों हाथों से अपने सनशेड को पकड़कर खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, जबकि भ्रमित पैदल यात्री हुडों की ओर भागे। लेकिन बारिश लगभग खत्म हो चुकी थी और सूरज बारिश के बादलों के बीच से चमकने लगा। तूफानी द्रव्यमान में एक नीली दरार खुल गई जो बोइस के ऊपर उड़ गई और आसमान फिर से मुस्कुराने लगा और महिलाओं को आश्वस्त तरीके से हंसने लगा, जबकि घोड़ों की सूंघने और भीगे हुए भीड़ की अव्यवस्था और उत्तेजना के बीच, जो खुद को सुखा रही थी, सुनहरे प्रकाश की एक विस्तृत धार ने मैदान को रोशन कर दिया, जो अभी भी टपक रहा था और क्रिस्टल की बूंदों से चमक रहा था। ओह, वो बेचारी प्यारी लुइसेट, नाना ने कहा, क्या तुम बहुत भीग गई हो मेरी प्यारी। छोटी सी चीज ने चुपचाप उसके हाथ पोंछने दिए। युवती ने अपना रुमाल निकाला था। फिर उसने उसे बिजों पर थपथपाया, जो पहले से कहीं ज्यादा हिंसक रूप से कांप रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी पोशाक के सफेद साटन पर कुछ बूंदें थीं, लेकिन उसे उनकी परवाह नहीं थी। बारिश से ताज़ा हुए गुलदस्ते बर्फ की तरह चमक रहे थे और वह एक को खुशी से सूंघ रही थी, अपने होठों को उसमें भिगो रही थी जैसे कि वह उससे भीगा हो। इस बीच अचानक बारिश की फुहारों ने स्टैंड को भर दिया था। नाना ने उन्हें अपने फील्ड ग्लास से देखा। उस दूरी से आप केवल लोगों के एक छोटे, भ्रमित समूह को देख सकते थे, जो सीढ़ियों की बढ़ती हुई श्रृंखलाओं पर एक साथ जमा थे। एक अंधेरे पृष्ठभूमि पर हल्के बिंदु थे जो मानवीय चेहरे थे। सूरज की रोशनी स्टैंड के प्रत्येक छोर पर छत के पास के छिद्रों से छनकर अंदर आ रही थी और बैठी हुई भीड़ के अलग अलग और रोशन हिस्सों में, जहां महिलाओं के कपड़े अपने विशिष्ट रंग खोते दिख रहे थे। लेकिन नाना को विशेष रूप से उन महिलाओं ने खुश किया जिन्हें बारिश ने स्टैंड के तल पर रेत पर रखी कुर्सियों की पंक्तियों से हटा दिया था। चूंकि वेश्याओं को बाड़े में प्रवेश करने की पूरी तरह से मनाही थी, इसलिए उसने वहां इकट्ठी सभी फैशनेबल महिलाओं के बारे में बहुत ही कटु टिप्पणियां करना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि वे भयानक रूप से सजे हुए हैं और ऐसे लोग। ऐसी अफवाह थी कि महारानी छोटे से केंद्रीय स्टैंड में प्रवेश कर रही थी, जो एक शैलेट की तरह बना हुआ मंडप था, जिसमें लाल कुर्सियों से सुसज्जित एक विस्तृत बालकनी थी। अरे, वो तो यही है, जॉर्जेस ने कहा। मुझे नहीं लगा कि वह इस हफ्ते ड्यूटी पर होगा। काउंट मुफ्त का कठोर और गंभीर रूप महारानी के पीछे दिखाई दिया था। इस पर युवकों ने मजाक किया और अफसोस जताया कि सेटिन वहां नहीं था और जाकर उसकी पसलियों में छेद कर दिया। लेकिन नाना के फील्ड ग्लास ने शाही स्टैंड में स्कॉट्स के राजकुमार के सिर पर ध्यान केंद्रित किया। हे भगवान, ये चार्ल्स है, वह चिल्लाए। उसने सोचा कि वह पहले से ज्यादा मोटा हो गया है। 18 महीनों में वह चौड़ा हो गया था और इसी के साथ वह विवरण में शामिल हो गई। अरे हाँ, वह एक बड़ा, मजबूत शरीर वाला आदमी था। महिलाओं की गाड़ियों में उसके इर्द गिर्द सभी फुसफुसा रहे थे कि काउंट ने उसे छोड़ दिया है। ये काफी लंबी कहानी थी। चूंकि वह खुद को ध्यान देने योग्य बना रहा था, इसलिए ट्विलरिस चैम्बरलेन के आचरण से शर्मिंदा हो गए थे, जिसके बाद अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए उसने हाल ही में नाना के साथ संबंध तोड़ लिया था। ला फालोइस ने युवती को इस मामले की स्पष्ट रूप से सूचना दी और उसे अपनी जूलियट कहकर संबोधित करते हुए फिर से खुद को पेश किया। लेकिन वह हंसी और टिप्पणी की, ये बेवकूफ़ी है, तुम उसे नहीं पहचान पाओगे, मुझे बस इतना कहना है, यहाँ आओ और वह सब कुछ उगल देगा। पिछले कुछ सेकंड से वह काउंटेस सबाइन और एस्टेले को देख रही थी।
डैग्नेट अभी भी उनके पास ही थी। फॉचेरी अभी अभी आया था और अपने आसपास के लोगों को परेशान कर रहा था ताकि उन्हें प्रणाम कर सके। वह भी मुस्कुराते हुए उनके पास ही खड़ा रहा। उसके बाद नाना ने तिरस्कार भरे अंदाज में स्टैंड की ओर इशारा किया और आगे कहा, तो तुम्हें पता है, अब वे लोग मुझे नहीं लाते। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हें उन्हें पर्दे के पीछे से देखना चाहिए। अब कोई सम्मान नहीं, ये सब सम्मान के साथ है। नीचे गंदगी, ऊपर गंदगी, हर जगह गंदगी। इसलिए मैं उनके बारे में परेशान नहीं होऊंगा। और एक व्यापक भाव-भंगिमा के साथ उसने सभी को ध्यान से देखा, घोड़ों को दौड़ में ले जाने वाले प्रशिक्षकों से लेकर चार्ल्स, एक राजकुमार और एक गंदे व्यक्ति के साथ बातचीत में व्यस्त संप्रभु महिला तक। शाबाश, नाना, बहुत होशियार, नाना, ला फलोइस ने उत्साह से चिल्लाया। घंटी की आवाज हवा में खो गई, दौड़ जारी रही। प्रिक्स डी इस्पाहन के लिए अभी अभी दौड़ हुई थी और मेचेन अस्तबल का घोड़ा बर्लिंगोट जीत गया था। नाना ने सौ लुइस की खबर पाने के लिए लिबोर्डेट को वापस बुलाया, लेकिन वह जोर से हंस पड़ा और उसने उसे यह बताने से मना कर दिया कि उसने उसके लिए कौन से घोड़े चुने हैं, ताकि उसकी किस्मत को नुकसान न पहुंचे, जैसा कि उसने कहा था। उसका पैसा सही जगह लगा था, वह ये सब सही समय पर देख लेगी। और जब उसने उसे अपनी बाजी कबूल की और बताया कि उसने लुसिग्नन पर 10 लुइस और वेलेरियो द्वितीय पर 5 लुइस लगाए हैं, तो उसने अपने कंधे उचका दिए, क्योंकि कौन कह सकता है कि महिलाएं बेवकूफ़ी भरी हरकतें करती हैं। उसके इस कदम ने उसे चौंका दिया, वह बिल्कुल असमंजस में थी। तभी मैदान में पहले से ज्यादा चहल पहल बढ़ गई। ग्रैंड प्रिक्स से पहले के अंतराल में खुली हवा में लंच का आयोजन किया गया। चारों तरफ खूब खाने पीने का माहौल था। घास पर, 4 इन हैंड और मेल कोच की ऊंची सीटों पर, विक्टोरिया, ब्रूम, लेंडोस में हर जगह ठंडे पेय पदार्थ फैले हुए थे और शैंपेन की टोकरियां बिखरी हुई थीं, जिन्हें पैदल चलने वाले कोच के बूटों से नीचे उतार रहे थे। कॉक कमजोर आवाज के साथ बाहर आ रहे थे, जिसे हवा ने दबा दिया। मजाक का आदान प्रदान हो रहा था और गिलास टूटने की आवाज ने दृश्य के उत्साहपूर्ण उल्लास में एक विसंगति पैदा कर दी थी। गागा और क्लैरिस, ब्लेंच के साथ, एक गंभीर भोजन कर रहे थे, क्योंकि वे गाड़ी के गलीचे पर सैंडविच खा रहे थे, जिससे उन्होंने अपने घुटनों को ढांक रखा था। लुइस वायोलिन अपनी टोकरी गाड़ी से उतर गई थी और कैरोलिन हेकेट के साथ मिल गई थी। उनके पैरों के पास घास के मैदान पर कुछ सज्जनों ने एक ड्रिंकिंग बार स्थापित किया था, जहां टाटान, मारिया, सिमोन और बाकी लोग खुद को तरोताजा करने के लिए आते थे, जबकि हवा में और पास ही में लियाडे हॉर्न के मेल कोच पर बोतलें खाली की जा रही थीं, और असीम बहादुरी और हाव भाव के साथ एक पूरा बैंड भीड़ के सिर के ऊपर धूप में खुद को नशे में धुत कर रहा था। हालांकि जल्द ही नाना के लंडा के पास एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई और उन लोगों के लिए शैंपेन के गिलास डालने लगी जो उसे सम्मान देने आए थे। फुटमैन में से एक, फ्रेंकोइस, बोतलें आगे बढ़ा रहा था, जबकि ला फेलोइस, कॉस्टा के लहजे की नकल करने की पूरी कोशिश करते हुए लगातार बोल रहा था, पहले दे दो, दे दो, हर किसी के लिए कुछ है। चुप रहो, प्यारे लड़के, नाना ने ये कहकर बात खत्म की। हम गिलासों के एक सेट की तरह लग रहे हैं। उसे वह बहुत ही मजाकिया लगा और वह बहुत खुश थी। एक पल में उसने जॉर्जेस को रोज मिग्नन के पास शैंपेन का गिलास भेजने का विचार बनाया, जो संयम का दिखावा कर रही थी। हेनरी और चार्ल्स बहुत ऊब चुके थे, बेचारे छोटे लड़के, उन्हें थोड़ी शैंपेन मिल जाती तो अच्छा होता। लेकिन जॉर्जेस ने गिलास भरकर पी लिया, क्योंकि उसे बहस का डर था। फिर नाना को लुइसेट की याद आई, जो उसके पीछे भूली हुई बैठी थी। शायद उसे प्यास लगी थी और उसने उसे शराब की 1-2 बूंदें पीने के लिए मजबूर किया, जिससे उसे भयंकर खांसी आ गई। यहाँ, जेमेन, ला फालोइस ने दोहराया, इसकी कीमत 2 सूस नहीं है, इसकी कीमत 1 भी नहीं है। हम इसे मुफ्त में देते हैं। लेकिन नाना ने बीच में चिल्लाते हुए कहा, हे भगवान, वहाँ नीचे बोडेनवे है, उसे बुलाओ। ओह, भागो, प्लीज, प्लीज। ये वास्तव में बोडेनेव था। वो अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके टहल रहा था,
उसने एक टोपी पहन रखी थी जो सूरज की रोशनी में जंग लगी हुई लग रही थी और एक चिकना फ्रॉक कोट जो सीम पर चमकदार था। ये बोडेनेव था जो दिवालियापन से चकनाचूर हो गया था, फिर भी सभी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उग्र था। एक बोडेनेव जो सभी अच्छे लोगों के बीच अपनी दुर्दशा को दिखाता था और साहस के साथ एक ऐसा व्यक्ति बन गया जो डेम फॉर्चून को तूफान से उड़ाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। अरे वाह, हम कितने होशियार हैं, उसने कहा जब नाना ने एक अच्छे स्वभाव वाली लड़की की तरह अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। अब शैंपेन का गिलास खाली करने के बाद उन्होंने अत्यंत खेदपूर्ण निम्नलिखित वाक्य कहे। काश मैं औरत होती, लेकिन भगवान की कसम ये कुछ भी नहीं है। क्या तुम फिर से स्टेज पर जाना चाहोगी? मेरे पास एक विचार है, मैं गेटे को किराए पर ले लूंगा और हम दोनों मिलकर पेरिस को खा जाएंगे। तुम निश्चित रूप से मेरे लिए इसके लिए ऋणी हो, है न? और वो उसके पास बड़बड़ाता हुआ खड़ा रहा, हालांकि उसे फिर से देखकर खुशी हुई, क्योंकि उसने कहा, वो हैरान नाना उसकी भावनाओं के लिए मरहम थी। हाँ, उसके साथ रहना ही उनके लिए मरहम था। वो उसकी बेटी थी, वो उसके खून का खून थी। घेरा बढ़ता गया, क्योंकि अब लाफालो इस गिलास भर रहा था और जॉर्जेस और फिलिप दोस्तों को उठा रहे थे। एक चुपके आवेग धीरे धीरे पूरे क्षेत्र को आकर्षित कर रहा था। नाना हर किसी को एक हंसी मुस्कान या एक मनोरंजक वाक्यांश फेंकती थी। पीने वालों के समूह पास आ रहे थे और जगह जगह बिखरी हुई सारी शैंपेन उसकी दिशा में बह रही थी। जल्द ही केवल एक शोरगुल वाली भीड़ रह गई और वो उसके लांडा के चारों ओर थी, जहां वह फैले हुए गिलासों के बीच रानी की तरह नाच रही थी। उसके पीले बाल हवा में तैर रहे थे और उसका बर्फीला चेहरा धूप में नहा रहा था। फिर एक अंतिम स्पर्श के रूप में और अन्य महिलाओं को, जो उसकी जीत पर पागल थीं, ईर्ष्या से मरने के लिए, उसने एक भरा हुआ गिलास ऊपर उठाया और वीनस विक्टोरिक्स के रूप में अपनी पुरानी मुद्रा में आ गई। लेकिन किसी ने उसके कंधे को छुआ और वह पलटी तो सीट पर मिग्नन को देखकर हैरान रह गई। वो एक पल के लिए नजरों से ओझल हो गई और खुद उसके पास बैठ गई, क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण बात बताने आया था। मिग्नन ने हर जगह ये घोषित कर दिया था कि नाना के प्रति उसकी पत्नी का द्वेष रखना हास्यास्पद है। उसे उसका व्यवहार मूर्खतापूर्ण और बेकार लगा। देखो मेरी प्यारी, उसने फुसफुसाते हुए कहा, सावधान रहो, रोज को ज्यादा परेशान मत करो। तुम समझती हो, मुझे लगता है कि तुम्हें चेतावनी देना ही बेहतर होगा। हाँ, उसके पास एक हथियार है और चूंकि उसने तुम्हें पेटेट डचेस मामले में कभी माफ नहीं किया है। एक हथियार, नाना ने कहा, उस खिलते हुए कुएं का मुझसे क्या संबंध है? बस सुनो, यह एक पत्र है जो उसे फॉचेरी की जेब में मिला होगा, काउंटेस मफेट द्वारा उस दुष्ट फॉचेरी को लिखा गया पत्र। और जोव की कसम, ये स्पष्ट है कि पूरी कहानी इसमें है। तो फिर रोज काउंट को पत्र भेजना चाहती है ताकि उससे और तुमसे बदला लिया जा सके। इसका मुझसे क्या लेना देना है? नाना ने दोहराया, यह एक मजेदार मामला है। तो फॉचेरी की पूरी कहानी इसमें है। बहुत बढ़िया, और भी बढ़िया, वो औरत मुझे परेशान कर रही है। हम खूब हंसेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती, मिग्नन ने तेजी से जवाब दिया। बहुत बड़ा घोटाला होगा। इसके अलावा हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। वो कुछ देर के लिए रुक गया, उसे डर था कि कहीं वह ज्यादा कुछ ना बोल दे, जबकि वो ऊंची आवाज में कह रही थी कि वह निश्चित रूप से एक पवित्र महिला को परेशानी में नहीं डालने जा रही है। लेकिन जब उसने फिर भी अपने इनकार पर जोर दिया तो उसने उसे स्थिर दृष्टि से देखा। निस्संदेह वह फॉचेरी को फिर से अपने परिवार में शामिल होते देखने से डरता था, क्योंकि अगर वह काउंटेस से अलग हो गया तो अपनी गलतियों का बदला लेते हुए रोज को ऐसा होने की चिंता थी, क्योंकि वह अभी भी पत्रकार के प्रति दयालुता महसूस करती थी। और नाना ने ध्यान लगाया और वेनोट के कॉल के बारे में सोचा और उसके दिमाग में एक योजना आकार लेने लगी, जबकि मिग्नन उससे बात करने की पूरी कोशिश कर रहा था। मान लीजिए कि रोज ने पत्र भेजा है न? इसमें घोटाले की गुंजाइश है। आप व्यवसाय में शामिल हैं और लोग कहते हैं कि आप ही इस सब का कारण हैं। फिर शुरू में काउंट अपनी पत्नी से अलग हो जाता है। उसे क्यों करना चाहिए? उसने कहा। इसके विपरीत
वह भी अपनी बारी पर रुक गई। उसे खुलकर सोचने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए मिग्नन से छुटकारा पाने के लिए उसने ऐसा दिखाया जैसे वह मामले के बारे में उसके नजरिए में शामिल हो गई हो। और जब उसने उसे रोज को अपनी अधीनता का कुछ सबूत देने की सलाह दी, उदाहरण के लिए रेसकोर्स पर उससे कुछ देर मिलने जाना जहां हर कोई उसे देखेगा, तो उसने जवाब दिया कि वह इस बारे में देखेगी, वह इस मामले पर सोचेगी। शोरगुल के कारण वह फिर से खड़ी हो गई। घोड़े अचानक हवा के झोंके के बीच दौड़ते हुए आ रहे थे। पेरिस शहर द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार अभी अभी दौड़ा था और कॉनम्यूज ने उसे जीत लिया था। अब ग्रैंड प्रिक्स दौड़ शुरू होने वाली थी और भीड़ का उत्साह बढ़ गया था और वे चिंता से तड़प रहे थे और पैर पटक रहे थे और झूम रहे थे मानो वे मिनटों को तेजी से उड़ाना चाहते हों। इस अंतिम क्षण में सट्टेबाजी की दुनिया नाना, जो कि वांडेवरेस अस्तबल की बाहरी खिलाड़ी थी, के खिलाफ बाधाओं के लगातार कम होते जाने से हैरान और चौंक गई। सज्जन लोग हर कुछ पल में एक नया उद्धरण लेकर लौटते रहे। सट्टा नाना के खिलाफ 30 से 1 था, नाना के खिलाफ 25 से 1, फिर 20 से 1, फिर 15 से 1। कोई भी इसे समझ नहीं पाया। सभी रेसकोर्स पर पराजित एक बछेड़ी जिसे उसी सुबह कोई भी खिलाड़ी 50 से 1 के मुकाबले नहीं हरा सकता था। इस अचानक पागलपन का क्या मतलब था? कुछ लोग इस पर हंसे और उन मूर्खों के भविष्य के बारे में बात की जो इस मजाक में फंस गए थे। अन्य लोग गंभीर और बेचैन दिखे और उन्होंने इस सब के पीछे कुछ बुरा होने की आशंका जताई। शायद कोई सौदा होने वाला था। रेसकोर्स पर होने वाली डकैतियों के बारे में प्रसिद्ध कहानियों का हवाला दिया गया, लेकिन इस अवसर पर वेंडेवरेस के महान नाम ने ऐसे सभी आरोपों को रोक दिया और अंत में संदेह करने वालों ने जीत हासिल की जब उन्होंने भविष्यवाणी की कि नाना सबसे आखिर में आएगा। नाना की सवारी कौन कर रहा है? ला फलोइस ने पूछा। तभी असली नाना पुनः प्रकट हुए। ये सुनकर सज्जनों ने उनके प्रश्न का अभद्र अर्थ लगाया और जोर से हंसने लगे। नाना ने सिर झुकाया। कीमत बढ़ गई है, उसने जवाब दिया, और इसके साथ ही चर्चा फिर से शुरू हो गई। प्राइस एक अंग्रेज हस्ती थे। वंदेवरस ने इस जॉकी को क्यों बुलाया, जबकि ग्रेशम आमतौर पर नाना की सवारी करता था? इसके अलावा वे ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि वह लुसिग्नन के बारे में ग्रेशम को बता रहा था, जिसे ला फलोइस के अनुसार कभी जगह नहीं मिली। लेकिन ये सारी टिप्पणियां चुटकुलों, विरोधाभासों और विचारों की असाधारण शोरगुल भरी उलझन में डूब गईं। समय बिताने के लिए कंपनी ने एक बार फिर शैंपेन की बोतलें खाली करनी शुरू कर दीं। कुछ देर में चारों ओर फुसफुसाहट फैल गई और अलग अलग समूहों ने मुंह खोल दिया। ये वंदेवरस था। नाना ने झुंझलाहट का दिखावा किया। यार, तुम दिन के इस समय आने के लिए बहुत अच्छे आदमी हो। मैं तो बाड़े को देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। ठीक है, तो चलो, उसने कहा, अभी भी समय है। तुम मेरे साथ घूमोगी? मेरे पास एक महिला के लिए परमिट है। और उसने उसे अपनी बांह पर उठाकर ले गया, जबकि वह लूसी, कैरोलीन और अन्य लोगों की ईर्ष्या भरी निगाहों का आनंद ले रही थी, जो उसके पीछे चल रहे थे। युवा ह्यूगन और ला फलोइस उसके पीछे पीछे चल रहे व्यक्ति के पीछे लैंडर में रहे और उसके शैंपेन का सम्मान करना जारी रखा। उसने चिल्लाकर उनसे कहा कि वो तुरंत वापस आएगी, लेकिन वांडेवरस की नज़र लाबोर्डेट पर पड़ी और उसने उसे बुलाया और संक्षिप्त वाक्यों का आदान प्रदान हुआ। तुमने सब कुछ समेट लिया है? हाँ। कितनी राशि तक? 1500 लुईस। हर जगह बहुत अच्छी। नाना स्पष्ट रूप से सुन रही थी, और वो भी बहुत उत्सुकता के साथ। उन्होंने अपनी जुबान बंद रखी। वेंडेवरेस बहुत घबराया हुआ था और उसकी वही साफ आंखें थीं, जिनमें छोटी छोटी लपटें थीं, जिसने उसे उस रात बहुत डरा दिया था जब उसने खुद को और अपने घोड़ों को एक साथ जलाने की बात कही थी। जब वे मार्ग पार कर रहे थे, तो वह धीमी और परिचित आवाज में बोल रही थी। मैं कहता हूँ, मुझे ये समझाओ, तुम्हारी घोड़ी के बदलने की संभावना क्यों है? वह कांप उठा और उसके मुंह से यह वाक्य निकल गया। आह, वे बात कर रहे हैं, है न? वे सट्टेबाज कितने अच्छे हैं। जब मुझे कोई पसंदीदा मिल जाता है तो वे सब उस पर टूट पड़ते हैं, और मेरे लिए कोई मौका नहीं बचता। उसके बाद, जब कोई बाहरी व्यक्ति कुछ मांगता है,
तो वे जीभ दिखाते हैं और चिल्लाते हैं जैसे कि उनकी खाल खींची जा रही हो। तुम्हें मुझे बताना चाहिए कि क्या होने वाला है, मैंने अपनी शर्त लगा ली है, उसने जवाब दिया। क्या नाना के पास कोई मौका है? अचानक अकारण क्रोध का विस्फोट उस पर हावी हो गया। क्या तुम मुझे जाने नहीं दोगे? हर घोड़े के पास एक मौका होता है। संभावनाएं कम होती जा रही हैं, क्योंकि भगवान की कसम, लोगों ने घोड़ा ले लिया है। कौन? मुझे नहीं पता। अगर तुम्हें अपने बेवकूफाना सवालों से मुझे परेशान करना ही है, तो मैं तुम्हें छोड़ देना पसंद करूंगा। ऐसा स्वर न तो उसके स्वभाव से मेल खाता था और न ही उसकी आदतों से, और नाना को चोट लगने की बजाय आश्चर्य हुआ। इसके अलावा उसे तुरंत बाद खुद पर शर्म आ रही थी, और जब उसने रूखी आवाज में उससे विनम्रता से पेश आने की विनती की तो उसने माफी मांगी। पिछले कुछ समय से वह अचानक अपने स्वभाव में इस तरह के बदलावों से पीड़ित था। मौज मस्ती के पेरिस या समाज में कोई भी इस तथ्य से अनजान नहीं था कि वह आज अपना आखिरी तुरुप का पत्ता खेल रहा था। अगर उसके घोड़े नहीं जीते, और इसके अलावा अगर वे उन पर दांव लगाई गई बड़ी रकम खो देते, तो इसका मतलब उसके लिए पूरी तरह से बर्बादी और पतन होता, और उसकी साख और शानदार छवि की दीवार, जिसे उसने कमजोर होने के बावजूद बनाए रखा था, शोर मचाते हुए ढह जाती। इसके अलावा कोई भी इस तथ्य से अनजान नहीं था कि नाना ही वह भक्षक मोहिनी थी जिसने उसे खत्म कर दिया था, जो उसके ढहते हुए भाग्य पर हमला करने वाली और जो कुछ बचा था उसे समेटने वाली आखिरी मोहिनी थी। जंगली सनक और कल्पनाओं की कहानियां सुनाई गईं, चारों दिशाओं में बिखरे सोने की, बाडेन बाडेन की यात्रा की, जहां उसने होटल का बिल चुकाने के लिए भी उसके पास पर्याप्त नहीं छोड़ा था। शराब के नशे में धुत होकर एक शाम को आग पर मुट्ठी भर हीरे डाले गए थे, ये देखने के लिए कि वे कोयले की तरह जलेंगे या नहीं। धीरे धीरे उसके विशाल अंगों और उसकी असभ्य, साधारण हंसी ने एक प्राचीन जाति के इस सुंदर, पतित बेटे पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। उस समय वह अपना सब कुछ दांव पर लगा रहा था, क्योंकि वह गंदगी और मूर्खता के प्रति अपने स्वाद से इतना अभिभूत हो गया था कि उसने अपने संदेह की शक्ति भी खो दी थी। एक सप्ताह पहले नाना ने उसे हेवर और ट्रॉवेल के बीच नॉर्मन तट पर एक महल बनाने का वादा किया था, और अब वह अपने वचन की पूर्ति पर अपने सम्मान की नींव रख रहा था। केवल वह उसे परेशान कर रही थी, और वह उसे हरा सकता था, वह उसे इतना मूर्ख समझता था। गेट पर खड़ा आदमी, काउंट की बांह पर लटकी महिला को रोकने की हिम्मत न जुटा पाया, उसने उन्हें बाड़े में घुसने दिया। नाना ये सोचकर बहुत फूली हुई थी कि आखिरकार वह निषिद्ध भूमि पर पैर रख रही है। उसने अपना सर्वश्रेष्ठ व्यवहार दिखाया और स्टैंड के नीचे बैठी महिलाओं के पास धीरे धीरे चली गई। कुर्सियों की 10 पंक्तियों पर शौचालय घनी तरह से जमा थे, और खुली हवा में उनके चमकीले रंग सामंजस्यपूर्ण रूप से घुल-मिल गए थे। कुर्सियां बिखरी हुई थीं, और जैसे ही लोग एक दूसरे से मिलते थे, दोस्ताना घेरे बन जाते थे, जैसे कि समूह किसी सार्वजनिक उद्यान में पेड़ों के नीचे बैठा हो। बच्चों को आज़ादी दी गई थी और वे एक समूह से दूसरे समूह में भाग रहे थे, जबकि सिर के ऊपर स्टैंड भीड़ भरे स्तरों से ऊपर उठे हुए थे और उनमें हल्के रंग के कपड़े लकड़ी के काम की नाजुक छाया में फीके पड़ गए थे। नाना ने इन सभी महिलाओं को देखा। वह काउंटेस सबाइन को स्थिर और स्पष्ट रूप से देखती रही। इसके बाद जब वह शाही स्टैंड के सामने से गुजर रही थी, तो महारानी के बगल में अपने पूरे आधिकारिक तेवर के साथ खड़े मुफत को देखकर वह बहुत खुश हुई। ओह, वो कितना मूर्ख लग रहा है, उसने वंदेव्रत से अपनी पूरी आवाज में कहा। वो हर जगह जाने के लिए उत्सुक थी। ये छोटा सा पार्क जैसा क्षेत्र, जिसमें हरे भरे लॉन और पेड़ों के समूह थे, उसे किसी और चीज से ज्यादा आकर्षित करते थे। बर्फ बेचने वाले एक विक्रेता ने प्रवेश द्वार के पास एक बड़ा बुफे लगाया था, और एक देहाती छप्पर की छत के नीचे लोगों की एक घनी भीड़ चिल्ला रही थी और इशारे कर रही थी। ये रिंग थी। पास में कुछ खाली स्टॉल थे, और नाना को वहां केवल एक जेंडरमे का घोड़ा देखकर निराशा हुई। फिर वहां पैडॉक था, जो लगभग 100 मीटर की परिधि में एक छोटा रास्ता था, जहां एक अस्तबल का सहायक अपने घोड़े के कपड़ों में वेलेरियो 2 के चारों ओर घूम रहा था। और ओह, बजरी वाले फुटपाथों पर कितने सारे लोग थे,
उन सभी के पास अपने टिकट थे जो उनके बॉटमन में एक नारंगी रंग का पैच बना रहे थे। और ग्रैंड स्टैंड की खुली दीर्घाओं में लोगों की क्या निरंतर परेड थी। इस दृश्य ने एक या दो क्षण के लिए उसे दिलचस्पी दिखाई, लेकिन सच तो यह है कि तिल्ली प्राप्त करना सार्थक नहीं था, क्योंकि वे आपको यहाँ अंदर नहीं जाने देते। डगनेट और फॉचेरी उसके पास से गुजरे और उसे प्रणाम किया। उसने उन्हें इशारा किया और उन्हें ऊपर आना पड़ा। इसके बाद उसने तौलने वाले बाड़े में से घास काट ली, लेकिन वह अचानक रुक गई। यार, यह मार्क्विस डी चौड है। वह कितना बूढ़ा हो रहा है। वह बूढ़ा आदमी खुद को मार रहा है। क्या वह अब भी इस बात को लेकर उतना ही गुस्सा है जितना पहले था? इसके बाद डगनेट ने बूढ़े आदमी के आखिरी शानदार स्ट्रोक का वर्णन किया। कहानी परसों की है और अभी तक किसी को नहीं पता था। उन्होंने बताया कि महीनों तक इधर उधर भटकने के बाद उसने गागा से उसकी बेटी एमिली को 30,000 फ्रैंक में खरीदा था। हे भगवान, ये तो बढ़िया काम है। नाना ने घृणा से कहा, कृपया सामान्य काम ही करो। लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, तो वह लिली होगी जो घास पर एक महिला के साथ एक घुमक्कड़ में बैठी होगी। मैंने उसका चेहरा पहचान लिया। बूढ़ा लड़का उसे बाहर ले आया होगा। वंदेव्रत सुन नहीं रहा था, वह अधीर था और उससे छुटकारा पाना चाहता था। लेकिन फाउचेरी ने विदा लेते समय टिप्पणी की थी कि अगर उसने सट्टेबाजों को नहीं देखा है तो उसने कुछ भी नहीं देखा है। काउंट को अपनी स्पष्ट घृणा के बावजूद उसे उनके पास ले जाना पड़ा, और वह तुरंत पूरी तरह से खुश हो गई। उसने कहा कि यह वास्तव में एक अजीब दृश्य था। युवा हॉर्स चेस्टनट पेड़ों से घिरे लॉन के बीच एक गोल खुला घेरा था, जहां कोमल हरी पत्तियों की छाया में एक विशाल घेरा बनाकर सट्टेबाजों की एक घनी कतार सट्टेबाजों का इंतजार कर रही थी, जैसे कि वे किसी मेले में सट्टेबाज हों। भीड़ को मात देने और उन पर नियंत्रण करने के लिए उन्होंने लकड़ी की बेंचों पर जगह बना ली थी, और वे अपने बगल के पेड़ों पर अपनी कीमतें विज्ञापित कर रहे थे। उनकी नज़र हमेशा सतर्क रहती थी, और वे एक संकेत, एकमात्र पलक के जवाब में इतनी तेजी से दांव लगाते थे कि कुछ उत्सुक दर्शक उन्हें मुंह खोले देखते रहते थे, बिना यह समझे कि सब कुछ क्या है। भ्रम की स्थिति थी, कीमतें चिल्लाई जा रही थीं, और उद्धरण में कोई भी अप्रत्याशित परिवर्तन शोरगुल के साथ प्राप्त किया जाता था। कभी कभी स्काउट दौड़ते हुए उस जगह में प्रवेश करते थे और रोटुंडा के प्रवेश द्वार पर रुकते ही शोरगुल दोगुना कर देते थे और अपनी ऊंची आवाज में प्रस्थान और आगमन की घोषणा करते थे। इस जगह पर, जहां जुए का बुखार धूप में धड़क रहा था, ऐसी घोषणाएं निश्चित रूप से एक लंबी बुदाबुदाहट की आवाज पैदा करेंगी। वे बहुत मजाकिया हैं, नाना ने बहुत खुश होकर कहा। उनके चेहरे के भाव ऐसे दिखते हैं जैसे उन्हें गलत तरीके से पेश किया गया हो। बस तुम वहां उस बड़े आदमी को देखो, मैं जंगल के बीच में उससे अकेले मिलना नहीं चाहूंगा। लेकिन वेंड्यूवर्स ने उसे एक सट्टेबाज के बारे में बताया, जो कभी एक फैंसी रिपोजिटरी में दुकानदार था, जिसने 2 साल में 3 मिलियन फ्रैंक कमाए थे। वह दुबला पतला, नाजुक और निष्पक्ष था, और उसके आसपास के सभी लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। जब वे उससे बात करते थे तो वे मुस्कुराते थे, जबकि अन्य लोग उसे देखने के लिए पास में खड़े हो जाते थे। वे आखिरकार रिंग से बाहर निकल रहे थे, तभी वेंडेवरस ने दूसरे सट्टेबाज को थोड़ा सिर हिलाया, जिसने उसके बाद उसे बुलाने की हिम्मत की। यह उसका एक भूतपूर्व कोचमैन था, बैल के कंधों वाला एक बहुत बड़ा आदमी, और उसका रंग बहुत ऊंचा था। अब जब वह रहस्यमय तरीके से प्राप्त की गई पूंजी के बल पर रेस मीटिंग में अपनी किस्मत आजमा रहा था, तो काउंट उसे धकेलने की पूरी कोशिश कर रहा था, उसे अपने गुप्त दांव बता रहा था और हर मौके पर उसके साथ एक नौकर की तरह व्यवहार कर रहा था, जिसके सामने कोई अपना असली चरित्र दिखाता है। फिर भी इस सुरक्षा के बावजूद उस आदमी ने लगातार बहुत बड़ी रकम खो दी थी, और आज वह भी अपना आखिरी कार्ड खेल रहा था। उसकी आंखों में खून था, वह दौरे से गिरने के लिए तैयार लग रहा था। ठीक है, मार्शल, काउंट ने धीमी आवाज में पूछा, आपने कितनी राशि पर दांव लगाया है? 5,000 लुई, महाशय ले कॉम्टे, सट्टेबाज ने भी अपनी आवाज धीमी करते हुए जवाब दिया। बहुत बढ़िया काम है न? मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑड्स बढ़ा दिए हैं, मैंने इसे 3 से 1 कर दिया है।
वंदेव्रस बहुत निराश दिख रहे थे। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा करो। इसे फिर से सीधे 2 से 1 पर रखो। मैं तुम्हें और कुछ नहीं बताऊंगा, मार्शल। ओह, इस समय में क्या नुकसान हो सकता है, महाशय लेकॉम्टे? दूसरे ने एक साथी के रूप में विनम्र मुस्कान के साथ जवाब दिया। मुझे लोगों को आकर्षित करना था ताकि मैं आपके 2000 लुई का भुगतान कर सकूं। इस पर वेंडेवरेस ने उसे चुप करा दिया। लेकिन जब वह जा रहा था तो मैरेचल को कुछ याद आया और उसे खेद हुआ कि उसने उससे बछेड़ी पर बाधाओं के कम होने के बारे में नहीं पूछा। यह उसके लिए एक अच्छा सौदा होगा अगर बछेड़ी को मौका मिले, ये देखते हुए कि उसने अभी अभी उसके बारे में 200 में 50 से 1 लगाया था। नाना, हालांकि वह काउंट की फुसफुसाहट में से एक शब्द भी नहीं समझ पाए, फिर भी उसने कोई नया स्पष्टीकरण मांगने की हिम्मत नहीं की। वह पहले से ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था और अचानक उसने उसे लेबोर्डेट को सौंप दिया, जिसे वे तौल इन रूम के सामने मिले। तुम उसे वापस ले जाओगे, उसने कहा। मेरे पास कुछ है, अलविदा। और वह कमरे में दाखिल हुआ, जो संकरा और नीचा था और आधा एक बड़े तराजू से भरा हुआ था। ये किसी उपनगरीय स्टेशन के प्रतीक्षालय जैसा था और नाना फिर से बहुत निराश हो गई, क्योंकि वह अपने मन में बहुत बड़े पैमाने पर कुछ कल्पना कर रही थी, वास्तव में घोड़ों को तौलने के लिए एक विशाल मशीन। अरे वाह, वे केवल जॉकी का वजन करते थे। फिर उनके वजन को लेकर इतनी परेशानी उठाने का कोई मतलब नहीं था। तराजू में एक बेवकूफाना भाव वाला जॉकी घुटनों पर लगाम लगाए इंतजार कर रहा था, जब तक कि एक मोटा आदमी फ्रॉक कोट पहने हुए उसका वजन नहीं जांच लेता। दरवाजे पर एक अस्तबल का नौकर एक घोड़े कोसिनस को पकड़े हुए था, जिसके चारों ओर एक शांत और गहरी दिलचस्पी रखने वाला झुंड इकट्ठा हो रहा था। रास्ता साफ होने वाला था। लेबोर्डेट ने नाना को जल्दी से आगे बढ़ाया, लेकिन अपने कदम पीछे खींच लिए ताकि उसे एक छोटा आदमी दिखा सके जो बाकी लोगों से कुछ दूरी पर वंदेव्रस से बात कर रहा था। यार, ये प्राइस है, उसने कहा। हाँ, वही आदमी जो मुझ पर चढ़ रहा है, वह हंसते हुए बोली। और उसने उसे बेहद बदसूरत घोषित किया। उसने कहा कि सभी जॉकी उसे बेवकूफ लगते थे, निस्संदेह, क्योंकि उन्हें बड़ा होने से रोका गया था। यह विशेष जॉकी 40 साल का आदमी था और अपने लंबे, पतले, गहरे झुर्रियों वाले, कठोर, मृत चेहरे के साथ वह एक बूढ़े, सिकुड़े हुए बच्चे जैसा दिखता था। उसका शरीर गांठदार था और आकार में इतना छोटा था कि उसकी नीली जैकेट जिसकी सफ़ेद आस्तीन थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी आम व्यक्ति के ऊपर डाल दिया गया हो। नहीं, वो चलते हुए बोली, वो मुझे कभी बहुत खुश नहीं कर पाएगा, तुम्हें पता है। लोगों की भीड़ अभी भी मैदान पर जमा थी, जिसकी घास गीली हो चुकी थी और उस पर तब तक रौंदा गया था जब तक कि वह काली नहीं हो गई थी। 2 टेलीग्राफ के सामने, जो अपने कास्ट आयरन पिलर पर बहुत ऊपर लटके हुए थे, भीड़ उल्टे चेहरे के साथ आपस में धक्का मुक्की कर रही थी, अलग अलग घोड़ों की संख्या को जोर जोर से अभिवादन कर रही थी क्योंकि वजन करने वाले कमरे से जुड़ा एक बिजली का तार उन्हें दिखाई दे रहा था। सज्जन लोग कार्यक्रमों की ओर इशारा कर रहे थे। पिचेनेट को उसके मालिक ने खरोंच दिया था और इससे कुछ शोर हुआ। हालांकि नाना ने लेबोर्डेट की बांह पर कोर्स पार करने से ज्यादा कुछ नहीं किया। झंडे पर लटकी घंटी लोगों को कोर्स छोड़ने की चेतावनी देने के लिए लगातार बज रही थी। मेरे नन्हे प्यारे, उसने कहा जैसे ही वो फिर से अपनी गाड़ी में चढ़ गई, उनका बाड़ा पूरी तरह से बकवास है। उनका स्वागत जयघोष के साथ किया गया, उनके चारों ओर उपस्थित लोगों ने तालियां बजाईं। शाबाश, नाना, नाना फिर से हमारी हैं। वे कितने मूर्ख थे, ये तो तय है। क्या उन्हें लगता था कि वो पुराने दोस्तों से नाता तोड़ लेने वाली है? वो बिल्कुल शुभ समय पर वापस आई थी। अब टेन सुन, दौड़ शुरू हो रही थी और इसलिए शैंपेन भूल गए और सभी ने पीना छोड़ दिया। लेकिन नाना को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि गागा अपनी गाड़ी में बैठी थी, बिजों और लुइसेट के साथ घुटनों पर बैठी थी। गागा ने वास्तव में ला फालोइस के पास जाने के लिए ये कदम उठाया था, लेकिन उसने नाना को बताया कि वह बेबी को चूमने के लिए उत्सुक थी। उसे बच्चे बहुत पसंद थे। वैसे लिली के बारे में क्या? नाना ने पूछा। वह निश्चित रूप से उस बूढ़े आदमी के रूम में है।
उन्होंने अभी अभी मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई है। गागा के चेहरे पर आंसू भरे भाव थे। मेरी प्यारी, इससे मैं बीमार हो गई हूँ, उसने दुखी होकर कहा। कल मुझे बिस्तर पर पड़े रहना पड़ा, मैं बहुत रोई और आज मुझे नहीं लगा कि मैं आ पाऊंगी। तुम्हें पता है कि मेरी क्या राय थी, है न? मैं ऐसी किसी भी चीज की इच्छा नहीं रखती थी। मैंने उसे एक अच्छे विवाह के उद्देश्य से कॉन्वेंट में पढ़ाया था। और फिर उसके पास कितनी सख्त सलाह थी और लगातार निगरानी। खैर, मेरी प्यारी, ये वही थी जो यह चाहती थी। हमारे बीच ऐसा नज़ारा था, आंसू, असहमत भाषण। यह इस हद तक पहुंच गया कि मैंने उसके कान पर मुक्का मारा। उसने कहा कि वह जीवन से बहुत ऊब चुकी है, वो इससे बाहर निकलना चाहती थी। धीरे धीरे जब उसने कहना शुरू किया, आखिरकार मुझे रोकने का अधिकार तुम्हें ही है, तो मैंने उससे कहा, तुम एक दुखी औरत हो, तुम हमारे लिए अपमान ला रही हो। जाओ। और यह हो गया। मैंने इसके बारे में व्यवस्था करने के लिए सहमति दे दी। लेकिन मेरी आखिरी उम्मीद भी नष्ट हो गई और ओह, मैं कितनी अच्छी चीजों के बारे में सपने देखा करता था। झगड़े की आवाज सुनकर वे उठ खड़े हुए। ये जॉर्जेस था जो विभिन्न समूहों में फैल रही कुछ अस्पष्ट अफवाहों के खिलाफ वेंडिवरस का बचाव कर रहा था। तुम क्यों कह रहे हो कि वो अपना घोड़ा बेच रहा है? युवक ने आश्चर्य से कहा। कल सलोन देस कोसेस में उसने लुसिग्नन पर 1000 लुइस का दांव लगाया था। हाँ, मैं वहां था, फिलिप ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा। और उसने नाना पर एक भी लुइस नहीं लगाया। अगर नाना के खिलाफ सट्टा 10 से 1 है तो उसके पास जीतने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सोचना बेतुका है कि लोग इतने गणनात्मक होते हैं। उसकी दिलचस्पी कहाँ से आएगी? लिबोडेट शांत भाव से सुन रहा था। कंधे उचकाते हुए उसने कहा, ओह, उन्हें अकेला छोड़ दो, उन्हें अपनी बात कहनी चाहिए। काउंट ने फिर से लुसिग्नन पर कम से कम 500 लुइस लगाए हैं, और अगर वह चाहता है कि नाना 100 लुइस तक चले तो ऐसा इसलिए है क्योंकि एक मालिक को हमेशा ऐसा दिखना चाहिए जैसे कि उसे अपने घोड़ों पर पूरा भरोसा है। ओह, बकवास, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? ला फालोइस ने अपनी बाहें लहराते हुए चिल्लाया। आत्मा की जीत होगी। फ्रांस का नाश हो, शाबाश इंग्लैंड। भीड़ में एक लंबी सिहरन दौड़ गई, जबकि घंटी की एक ताज़ा आवाज ने रेसकोर्स पर घोड़ों के आगमन की घोषणा की। इस पर नाना उठी और अपनी गाड़ी की एक सीट पर खड़ी हो गई ताकि बेहतर दृश्य प्राप्त कर सके, और ऐसा करते हुए उसने गुलाब और मायोसोटिस के गुलदस्ते को पैरों तले रौंद दिया। एक व्यापक नज़र से उसने विस्तृत, विशाल क्षितिज को देखा। इस अंतिम ज्वरग्रस्त क्षण में कोर्स खाली था और ग्रे बैरियर द्वारा बंद था, जिसके खंभों के बीच पुलिस की एक पंक्ति खड़ी थी। घास की पट्टी जो उसके सामने कीचड़ में पड़ी थी, जैसे जैसे दूर तक फैली, वो और अधिक चमकदार होती गई और दूरी पर एक कोमल हरे कालीन में बदल गई। बीच के परिदृश्य में जब उसने अपनी आंखें नीचे की, तो उसने देखा कि मैदान में बहुत सारे लोग उमड़ रहे थे। कुछ लोग पंजों के बल पर, दूसरे लोग गाड़ियों पर बैठे थे, और सभी अचानक भावुक उत्तेजना में उछल कूद कर रहे थे। घोड़े हिनहिना रहे थे, तंबू के कैनवस फड़फड़ा रहे थे, जबकि घुड़सवार पैदल चलने वालों की भीड़ के बीच अपनी हैक को आगे बढ़ा रहे थे, जो बाधाओं के साथ जगह पाने के लिए भाग रहे थे। जब नाना दूसरी तरफ स्टैंड की दिशा में मुड़ी तो चेहरे कम होते दिख रहे थे, और सिर के घने समूह केवल एक भ्रमित और विचित्र समूह थे, जो गैंगवे, सीढ़ियों और छतों को भर रहे थे और आकाश के खिलाफ गहरी, अंधेरी, सजी हुई रेखाओं में उभरे हुए थे। और इनके आगे फिर से उसने कोर्स के आसपास के मैदान को देखा। दाईं ओर आइवी क्लेड मिल के पीछे घास के मैदान, जो कि छायादार लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों से भरे हुए थे, दूर तक फैले हुए थे, जबकि उसके विपरीत पहाड़ी के तल पर बहने वाली सीन तक पाक की सड़कें एक दूसरे को काटती थीं। उस समय प्रतीक्षारत गाड़ियों की लंबी, गतिहीन पंक्तियों से भरी हुई थीं, और बोलोग्ने की दिशा में बाईं ओर परिदृश्य फिर से चौड़ा हो गया और पोलोनिया के एक एवेन्यू के माध्यम से म्यूडन की नीली दूरियों की ओर खुल गया, जिनके गुलाबी, पत्ती रहित शीर्ष शानदार झील के रंग का एक धब्बा थे। लोग अभी भी आ रहे थे, और मानव चींटियों का एक लंबा जुलूस सड़क के संकीर्ण रिबन के साथ आ रहा था जो दूरी को पार करता था, जबकि बहुत दूर, पेरिस की तरफ,
गैर भुगतान करने वाली जनता, जंगल के बीच भेड़ों की तरह झुंड में, बोइस के किनारों पर पेड़ों के नीचे छोटे काले धब्बों की एक चलती हुई रेखा में उभरी। अचानक एक उत्साहपूर्ण प्रभाव ने मैदान के इस हिस्से को कवर करने वाले लाखों लोगों को गर्म कर दिया, जैसे कि आकाश के विशाल विस्तार के नीचे पागलों की तरह झुंड में उड़ते कीड़े। सूरज, जो लगभग 1/4 घंटे से छिपा हुआ था, फिर से दिखाई दिया और प्रकाश के एक परिपूर्ण समुद्र के बीच चमक उठा। और सब कुछ फिर से जल उठा। महिलाओं की धूप की छतरियां भीड़ के सिरों के ऊपर अनगिनत सुनहरे लक्ष्यों में बदल गईं। सूरज की सराहना की गई, हंसी के फटकों के साथ उसे सलाम किया गया, और लोगों ने अपनी बाहें फैला दी जैसे कि बादलों को अलग करना चाहते हों। इस बीच एक अकेला पुलिस अधिकारी सुनसान रेसकोर्स के बीच से आगे बढ़ा, जबकि ऊपर बाईं ओर एक आदमी हाथ में लाल झंडा लिए दिखाई दिया। नाना के एक सवाल के जवाब में लिबोर्डेट ने कहा, ये स्टार्टर है, बैरन डे मोरियाक। युवती के चारों ओर से उन पुरुषों की ओर से विस्मयकारी शब्द फूट रहे थे जो उसकी गाड़ी के कदम पर दबाव डाल रहे थे। वे एक असंबद्ध बातचीत जारी रखते थे, जो गुजरते हुए प्रभावों के तत्काल प्रभाव में वाक्यांशों को झटके से बोल रहे थे। वास्तव में फिलिप और जॉर्जेस बोडेनवे और ला फालोइस चुप नहीं रह सकते थे। धकेलना मत, मुझे देखने दो। जज अपने बॉक्स में जा रहे हैं। क्या तुम कहते हो कि यह मॉन्सियर डी सोविनी है? तुम्हारी नज़र अच्छी होनी चाहिए, है न, ताकि तुम ये बता सको कि इस तरह के नकली सामान में से आधा सिर क्या है। चुप रहो, बैनर ऊपर जा रहा है। वे यहाँ हैं, टेंसुन। कोसिनस पहले हैं। मस्तूल के शीर्ष पर एक लाल और पीले रंग का झंडा हवा में लहरा रहा था। घोड़े एक एक करके दौड़ में आए, उनका नेतृत्व अस्तबल के लड़के कर रहे थे, और जॉकी काठी में बेकार बैठे थे। सूरज की रोशनी उन्हें रंग के चमकीले धब्बों की तरह दिखा रही थी। कोसिनस के बाद हजार्ड और बूम दिखाई दिए। कुछ ही देर में स्वीकृति की एक बड़बड़ाहट ने स्पिरिट का स्वागत किया, एक शानदार बड़ा भूरा बे, जिसका कठोर नींबू रंग और काला जॉकी बेशर्मी से ब्रिटानिक था। वेलेरियो दो ने आते ही सफलता हासिल की। वह छोटा और बहुत जीवंत था, और उसका रंग गुलाबी रंग के किनारे वाला हल्का हरा था। 2 वंदेवरेस घोड़े अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में धीमे थे, लेकिन अंत में फ्रेंगिपेन के पीछे नीली और सफ़ेद रंग के घोड़े दिखाई दिए। लेकिन लुसिग्नन, एक बहुत ही गहरे रंग का बे, जो बेदाग आकार का था, नाना द्वारा पैदा किए गए आश्चर्य के बीच लगभग भूल गया था। लोगों ने उसे पहले कभी इस तरह नहीं देखा था, क्योंकि अब अचानक सूरज की रोशनी उस भूरे रंग की घोड़ी को लड़की के लाल सुनहरे बालों के चमकीले रंग में रंग रही थी। वह रोशनी में एक नए सोने के सिक्के की तरह चमक रही थी। उसकी छाती गहरी थी, उसका सिर और गर्दन उसकी लंबी पीठ की नाजुक ऊंची ऊंची रेखा से हल्के से पतली हो रही थी। हे भगवान, उसने मेरे बाल पा लिए हैं। नाना खुशी से चिल्लाए, तुम्हें पता है कि मुझे इस पर गर्व है। लोग लंडा पर चढ़ गए, और बोडेनेव बाल बाल लुइसिट पर अपना पैर रखने से बच गया, जिसे उसकी माँ भूल गई थी। उसने पिता की तरह बड़बड़ाते हुए उसे उठाया और अपने कंधे पर उठा लिया, साथ ही बुदबुदाते हुए कहा, बेचारा छोटा बच्चा, वह भी इसमें होगा। थोड़ा रुको, मैं तुम्हें मम्मी दिखाता हूँ। मम्मी को वहाँ देखो। और जब बिजों अपने पैरों को खुजला रहा था, उसने उसे भी संभाल लिया, जबकि नाना अपने नाम वाले जानवर पर खुश होकर दूसरी महिलाओं की तरफ देख रही थी कि वे इसे कैसे लेती हैं। वे सभी पागलों की तरह भड़की हुई थीं। तभी अपनी टैक्सी के ऊपर ट्राइकॉन, जो उस पल तक हिली नहीं थी, ने अपना हाथ हिलाना शुरू कर दिया और भीड़ के सिर के ऊपर से अपने सट्टेबाज को अपना आदेश देना शुरू कर दिया। आखिरकार उसकी सहज बुद्धि ने उसे प्रेरित किया, वह नाना का समर्थन कर रही थी। इस बीच ला फालोइस असहनीय शोर मचा रहा था। वह फ्रेंजीपेन पर पागल हो रहा था। मेरे पास एक प्रेरणा है, वह चिल्लाता रहा। बस फ्रेंजीपेन को देखो, क्या एक्शन है न? मैं फ्रेंजीपेन का 8 से 1 पर समर्थन करता हूँ। मुझे कौन लेगा? अब चुप रहो, लाबोर्डेट ने आखिरकार कहा। अगर तुम चुप रहोगी तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। फ्रेंजीपेन एक पेंच है, फिलिप ने घोषणा की। उस पर पहले ही बहुत हमला हो चुका है। आप कैंटर देखेंगे।
घोड़े दाहिनी ओर चले गए थे और अब वे प्रारंभिक सरपट दौड़ के लिए चल पड़े, स्टैंड के सामने ढीले क्रम में आगे बढ़ रहे थे। इसके बाद जोश से भरी बातचीत शुरू हुई और सभी लोग एक साथ बोलने लगे। लुसिग्नन की पीठ बहुत लंबी है, लेकिन वह बहुत फिट है। मैं आपको बताता हूँ, वेलेरियो 2 पर एक पैसा भी नहीं। वो घबराया हुआ है, अपना सिर ऊपर उठाकर सरपट दौड़ता है। यह एक बुरा संकेत है। ज़ोव बन स्पिरिट की सवारी कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ, उसके कंधे नहीं हैं। एक अच्छी तरह से बना हुआ कंधा, यही पूरा रहस्य है। नहीं, निश्चित रूप से, स्पिरिट बहुत शांत है। अब सुनो, नाना, मैंने उसे ग्रांडे पोलेडेस प्रोड्यूस के बाद देखा था, और वह टपक रही थी और घिसट रही थी, और उसके पक्ष 1 बजे की तरह कांप रहे थे। मैं 20 लुइस लगाता हूँ कि वह नहीं रखी गई है। ओह, चुप रहो, वो हमें अपने फ्रेंगिपेन से बोर कर रहा है। अब शर्त लगाने का समय नहीं है। वहाँ वे चले गए। लगभग आंसुओं में डूबा लाफालोइस एक बुकमेकर को खोजने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसे समझाना पड़ा। सभी आगे झुके, लेकिन पहला प्रयास खराब रहा। स्टार्टर, जो दूर से कालेपन की एक पतली सी झलक की तरह दिख रहा था, ने अपना झंडा नीचे नहीं किया था। घोड़े 1 या 2 पल सरपट दौड़ने के बाद अपनी जगह पर वापस आ गए। 2 बार और गलत शुरुआत हुई। आखिरकार स्टार्टर ने घोड़ों को इकट्ठा किया और उन्हें ऐसे संबोधन के साथ विदा किया कि तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। शानदार! नहीं, ये तो महज संयोग था। कोई बात नहीं, ये तो हो गया। चीखें उस चिंता से दब गईं जो हर किसी की छाती को पीड़ा दे रही थी। अब सट्टा बंद हो गया और खेल विशाल मैदान पर ही खेला जा रहा था। शुरू में सन्नाटा छाया हुआ था, मानो हर कोई अपनी सांस रोके हुए था। सफ़ेद चेहरे और कांपते हुए रूप सभी दिशाओं में आगे की ओर खींचे हुए थे। सबसे पहले हज़ार्ड और कोसिनस ने बाकियों से आगे दौड़ लगाई। वेलेरियो 2 उनके पीछे पीछे आया और मैदान पीछे एक भ्रमित भीड़ के रूप में आगे बढ़ा। जब वे अचानक तूफानी हवा की तरह अपने रास्ते में ज़मीन पर गरजते हुए स्टैंड के सामने से गुजरे, तो भीड़ पहले से ही लगभग 14 लंबाई तक फैल चुकी थी। फ्रेंगिपेन सबसे पीछे थी और नाना लुसिग्नन और स्पिरिट से थोड़ा पीछे थी। हे भगवान! लाबोर्डेट ने बुदबुदाया, अंग्रेज वहाँ कैसे काम चला रहा है। पूरी गाड़ी में फिर से वाक्यों और विस्मयादिबोधकों की झड़ी लग गई। हर कोई दबे पांव उठ खड़ा हुआ और उन चमकीले रंगों के छींटों का पीछा करने लगा जो जॉकी थे और जो सूरज की रोशनी में भाग रहे थे। बढ़त के समय वेलेरियो द्वितीय ने बढ़त ले ली, जबकि कोसिनस और हेज़र्ड पीछे छूट गए, तथा लुसिग्नन और स्पिरिट बराबरी से बराबरी पर चल रहे थे, जबकि नाना अभी भी उनसे पीछे थे। भगवान की कसम, अंग्रेज को जीत मिल गई है। ये स्पष्ट है, बोडेनवे ने कहा। लुसिग्नन मुश्किल में है और वेलेरियो 2 नहीं रह सकता। खैर, अगर अंग्रेज जीत गया तो ये बहुत बड़ी बात होगी। फिलिप ने देशभक्ति के शोक में चिल्लाया। उस भीड़ में मौजूद सभी लोगों का दम घुटने लगा था। एक और हार, और इसके साथ ही लुसिग्नन के लिए एक अजीब सी प्रार्थना हुई, जो लगभग धार्मिक थी, जबकि लोग स्पिरिट और उसके उदास मूक जॉकी को गालियां दे रहे थे। घास पर बिखरी भीड़ के बीच उत्साह की हवा ने लोगों के पूरे समूह बना लिए और दौड़ते हुए अपने बूटों के तलवों को हवा में चमका दिया। घुड़सवारों ने तेज गति से ग्रीन को पार किया, और नाना, जो धीरे धीरे अपनी धुरी पर घूम रही थी, ने अपने नीचे जानवरों और मनुष्यों का एक झुंड देखा। दौड़ के बवंडर से पूरे रास्ते में सिर हिल रहे थे और जॉकी की चमकीली बिजली की चमक के साथ क्षितिज को चीर रहे थे। वो पीछे से उनकी हरकतों का पीछा कर रही थी, जबकि क्रूपर्स तेजी से भाग रहे थे और दौड़ते हुए उनके पैर लंबे होते जा रहे थे और फिर कम होते जा रहे थे, जब तक कि वे बालों के लटों की तरह पतले नहीं दिखने लगे। अब घोड़े दौड़ के अंत में दौड़ रहे थे और उसने उन्हें बोइस की हरी दूरियों के सामने सूक्ष्म और नाजुक रूपरेखा में देखा। फिर अचानक वे हिप्पोड्रोम के बीच में उगने वाले पेड़ों के एक बड़े समूह के पीछे गायब हो गए। इसके बारे में बात मत करो, जॉर्जेस चिल्लाया, जो अभी भी आशा से भरा हुआ था। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। अंग्रेज को झटका लगा है।
लेकिन लाफालोइस को फिर से अपने देश के प्रति घृणा की भावना हुई और उसने स्पिरिट की प्रशंसा करते हुए सकारात्मक रूप से अपमानजनक बातें की। शाबाश, ये सही था। फ्रांस को इसकी जरूरत थी। स्पिरिट पहले और फ्रैंगिपेन दूसरे नंबर पर, यह उसकी मातृभूमि के लिए बहुत बुरा होगा। उसने लेबोर्डेट को परेशान कर दिया, जिसने उसे गाड़ी से नीचे फेंकने की गंभीर धमकी दी। चलो देखते हैं कि वे कितने मिनट तक ऐसा करते हैं, बोडेनेव ने शांतिपूर्वक कहा, क्योंकि लुइसेट को पकड़ते हुए उसने अपनी घड़ी निकाल ली थी। एक के बाद एक घोड़े पेड़ों के झुरमुट के पीछे से फिर से प्रकट हुए। वहां अचंभा था, भीड़ में एक लंबी बड़बड़ाहट उठी। वेलेरियो द्वितीय अभी भी आगे चल रहा था, लेकिन स्पिरिट उससे आगे निकल रहा था और उसके पीछे लुसिग्नन ने अपनी गति कम कर ली थी, जबकि दूसरा घोड़ा उसकी जगह ले रहा था। लोग एक बार में ये सब समझ नहीं पाए, वे रंगों को लेकर भ्रमित थे। फिर विस्मय की एक लहर उठी। लेकिन यह नाना है। नाना, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि लुसिग्नन हिली नहीं है। अरे हाँ, ये नाना है। तुम उसे उसके सुनहरे रंग से पहचान सकते हो। क्या तुम उसे अब देख रहे हो? वह धमाका कर रही है। शाबाश नाना, वो कितनी शानदार है। वाह, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लुसिग्नन के लिए दौड़ रही है। कुछ सेकंड के लिए तो सभी की यही राय थी, लेकिन धीरे धीरे घोड़ी बढ़ती गई और बढ़ती गई। इस दौरान वह जोर जोर से उछलती रही। इसके बाद भीड़ में भावनाओं की एक बड़ी लहर दौड़ गई और पीछे के घोड़ों की पूंछ में कोई दिलचस्पी नहीं रही। स्पिरिट, नाना, लुसिग्नन और वेलेरियो दो के बीच एक बड़ा संघर्ष शुरू हो गया था। उन्हें इंगित किया गया, लोगों ने अनुमान लगाया कि उन्होंने असंगत, हौंफते हुए वाक्यांशों में कितनी जमीन हासिल की या खोई। और नाना, जो कोच बॉक्स पर चढ़ गई थी, मानो किसी शक्ति ने उसे वहां उठा लिया हो, सफ़ेद और कांपती हुई खड़ी थी और इतनी गहराई से हिल गई कि बोल नहीं पा रही थी। उसके बगल में लेबोर्डेट पुराने दिनों की तरह मुस्कुरा रही थी। अंग्रेज मुसीबत में है न? फिलिप ने खुशी से कहा। उसकी हालत बहुत खराब है। किसी भी मामले में लुसिग्नन के साथ सब कुछ खत्म हो गया है, लाफालोइस ने चिल्लाया। वेलेरियो दो आगे आ रहा है। देखो, वे चारों एक साथ हैं। हर किसी के मुंह से एक ही वाक्य निकल रहा था, क्या जल्दी है मेरे प्यारे? भगवान की कसम, क्या जल्दी है? घोड़ों का दल अब बिजली की चमक की तरह उनके सामने से गुजर रहा था। उनका आना बोधगम्य था, उनकी सांस दूर से आने वाली बुदबुदाहट की तरह थी जो हर पल बढ़ती जा रही थी। पूरी भीड़ ने खुद को बाधाओं के खिलाफ फेंक दिया था और घोड़ों के आगे बढ़ने से पहले असंख्य छाती से एक गहरी आवाज निकली और झागदार ज्वार की आवाज की तरह नजदीक आती जा रही थी। यह विशाल पक्षपात का अंतिम प्रचंड विस्फोट था। 1,00,000 दर्शक एक ही जुनून से ग्रस्त थे, एक ही ज्वारी की वासना से जल रहे थे, क्योंकि वे जानवरों को देख रहे थे जिनके सरपट दौड़ते पैर लाखों लोगों को अपने साथ बहा ले जा रहे थे। भीड़ ने धक्का दिया और कुचल दिया, मुठियां भींची हुई थीं, लोग मुंह खोले हुए थे, हर आदमी अपने लिए लड़ रहा था, हर आदमी आवाज और हाव भाव से अपनी पसंद के घोड़े को पागलों की तरह तेज दौड़ा रहा था। और इस पूरी भीड़ की चीख, सभ्यता के वेश के बावजूद एक जंगली जानवर की चीख, और भी स्पष्ट होती जा रही थी। वे आ रहे हैं, वे आ रहे हैं, वे आ रहे हैं। लेकिन नाना अभी भी बढ़त हासिल कर रही थी, और अब वेलेरियो दो दूर हो गया था, और वह स्पिरिट से 2 या 3 गर्दन पीछे दौड़ में सबसे आगे थी। आवाज़ों की गड़गड़ाहट बढ़ गई थी। वे अंदर आ रहे थे, लैंडर से शब्दों का एक तूफान उनका स्वागत कर रहा था। उठो, लुसिग्नन, तुम बड़े काया हो। अंग्रेज बहुत बढ़िया है। इसे फिर से करो, बूढ़े लड़के, इसे फिर से करो। ओह, वो वेलेरियो, ये घिनौना है। ओह, शव, मेरे 10 लुइस शापित खो गए। नाना ही एकमात्र है। शाबाश, नाना, शाबाश। और नाना को पता भी नहीं चला कि वह अपनी सीट पर बैठी हुई है और उसने अपने कूल्हों और कमर को ऐसे हिलाना शुरू कर दिया जैसे वह खुद ही दौड़ रही हो। वह अपनी कमर पर लगातार वार करती रही, उसे लगा कि यह बिछेड़ी के लिए मददगार है। हर वार के साथ वह थकान से आहें भरती और धीमे, पीड़ा भरे स्वर में कहती, चलो, चलो। तभी एक शानदार नज़ारा देखने को मिला।
प्राइस अपने रकाब में उठे और चाबुक लहराते हुए लोहे के हाथ से नाना को पीटने लगे। बूढ़ा मुरझाया हुआ बच्चा अपने लंबे, सख्त, मृत चेहरे के साथ आग उगल रहा था, और उग्र दुस्साहस और विजयी इच्छा के आवेश में उसने अपना दिल घोंप दिया, उसे थाम लिया, उसे आगे की ओर उठाया, झाग में भीगी हुई, खून से लथपथ आंखों के साथ। घोड़ों की पूरी भीड़ गरज के साथ गुजरी, इसने लोगों की सांसें छीन ली, इसने हवा को अपने साथ उड़ा दिया। जबकि जज ठंडे होकर इंतजार कर रहा था, उसकी आंखें अपने काम पर लग गई थीं। फिर जय जयकार की एक बहुत बड़ी गूंज हुई। एक महान प्रयास के साथ प्राइस ने नाना को पोस्ट के पीछे फेंक दिया, इस प्रकार स्पिरिट को एक सिर से हरा दिया। ज्वार उठने जैसा शोर था। नाना, 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 ये चीख तूफान की तरह गूंजती और बढ़ती गई। धीरे धीरे ये दूर तक फैल गई, बोइस की गहराई से लेकर मोंट वेलेरियन तक, लॉन्गचैम्प्स के घास के मैदान और प्लेन डे बोलोग्ने तक। मैदान के हर हिस्से में सबसे ज्यादा उत्साह था। नाना जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद, इंग्लैंड मुर्दाबाद। महिलाओं ने अपने संशेद लहराए, पुरुष उछले और घूमे, ऐसा करते हुए वे जोर से चिल्ला रहे थे, जबकि अन्य लोग घबराई हुई हंसी के साथ अपनी टोपियां हवा में उछाल रहे थे। और मैदान के दूसरी तरफ से घेरा जवाब दे रहा था। स्टैंड पर बैठे लोग हिल रहे थे, हालांकि हवा की एक कांपती हुई हलचल को छोड़कर कुछ भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे कि एक अदृश्य लौ अंगीठी में जल रही हो, जो इशारा करती हुई भुजाओं और छोटे छोटे बेतहाशा हिलते हुए चेहरों के जीवंत समूह के ऊपर हो, जहां आंखें और खुले मुंह काले बिंदुओं की तरह दिख रहे थे। शोर बंद नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता गया और दूर दूर तक फैली गलियों में और पेड़ों के नीचे डेरा डाले लोगों के बीच फिर से शुरू हो गया, जब तक कि यह फैलता नहीं गया और शाही स्टैंड में अपने चरम पर पहुंच गया, जहां महारानी ने खुद तालियां बजाई थीं। नाना, 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 ये चीख शानदार सूरज की रोशनी में स्वर्ग की ओर उठी, जिसकी सुनहरी बारिश भीड़ के सिर पर जोर से बरस रही थी। फिर नाना अपनी लंडन की सीट पर बड़ी सी खड़ी हुई, उसे लगा कि यह वही है जिसकी वे सराहना कर रहे हैं। एक या दो पल के लिए वह बिना हिले डुले खड़ी रही, अपनी जीत से स्तब्ध, रास्ते को देखती रही, क्योंकि उस पर लोगों की इतनी घनी भीड़ उमड़ पड़ी थी कि काली टोपियों के समुद्र के नीचे घास अदृश्य हो गई थी। धीरे धीरे जब ये भीड़ कुछ हद तक कम अव्यवस्थित हो गई और निकास तक एक गली बन गई और नाना की फिर से सराहना की गई, जब वह प्राइस को अपनी गर्दन पर बेजान और खाली लटकाए हुए चली गई, तो उसने अपनी जान को जोर से मारा, सारा आत्मनियंत्रण खो दिया, अशिष्ट शब्दों में जीत हासिल की। ओह भगवान की कसम, यह मैं हूँ, यह मैं हूँ। ओह भगवान की कसम, क्या किस्मत है। और अपनी अत्यधिक खुशी को व्यक्त करने का तरीका न जानते हुए उसने लुइसेट को गले लगाया और चूमा, जिसे उसने अब बोडेनवे के कंधे पर हवा में ऊंचा पाया। 3 मिनट और 14 सेकंड, उसने अपनी घड़ी वापस जेब में रखते हुए कहा। नाना अपना नाम सुनती रही, पूरा मैदान उसे वापस सुना रहा था। उसके लोग उसकी सराहना कर रहे थे, जबकि वह सूरज की रोशनी में अपने सितारों जैसे बालों और सफ़ेद और आसमानी नीले रंग की पोशाक की शोभा में उनसे ऊपर उठ रही थी। ले बोर्डेट ने, जब वह भाग रहा था, उसे 2000 लुई की जीत की घोषणा की थी, क्योंकि उसने नाना को 40 से 1 के हिसाब से 50 लुई दिए थे। लेकिन पैसे ने उसे इस अप्रत्याशित जीत से कम उत्साहित किया, जिसकी प्रसिद्धि ने उसे पेरिस की रानी बना दिया। बाकी सभी महिलाएं हार गईं। एक उग्र आंदोलन के साथ रोज मिग्नन ने अपनी छतरी तोड़ दी थी, और कैरोलिन हेकेट और क्लैरिस और सिमोन नहीं, लूसी स्टीवर्ट खुद अपने बेटे की उपस्थिति के बावजूद उस महान महिला की किस्मत पर अपने गुस्से में कसम खा रहे थे, जबकि ट्राइकॉन, जिसने शुरू और अंत दोनों पर क्रॉस का संकेत बनाया था, उनके ऊपर अपना लंबा रूप सीधा कर दिया, अपनी अंतर्ज्ञान पर एक परमानंद में चली गई और नाना को एक अनुभवी महिला के रूप में प्रशंसा करते हुए शाप दिया। इस बीच लेंडा के इर्द गिर्द लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। नाना के तत्काल अनुयायियों के समूह ने भयंकर उत्पात मचाया था, और अब जॉर्जेस भावनाओं से घुटते हुए अकेले ही टूटते स्वरों में चिल्लाना जारी रखे हुए थे। जैसे ही शैंपेन खत्म हुआ, फिलिप अपने साथ पैदल चलने वालों को लेकर शराबखानों की ओर भागा। नाना का दरबार बढ़ता जा रहा था,
और उसकी वर्तमान जीत ने कई आवारा लोगों को उसके साथ शामिल होने के लिए प्रेरित किया। वास्तव में वह चाल जिसने उसकी गाड़ी को पूरे क्षेत्र के आकर्षण का केंद्र बना दिया था, अब एक अपोथिसिस में समाप्त हो रही थी और रानी वीनस अचानक पागल हो चुके लोगों के बीच सिंहासन पर विराजमान हो गई थी। उसके पीछे बोडेनवे कस्में खा रहा था क्योंकि वह उसे एक पिता की तरह चाहता था। स्टीनर खुद फिर से जीत गया था। उसने सिमोन को छोड़ दिया था और खुद को नाना की गाड़ी की सीढ़ियों में से एक पर चढ़ा लिया था। जब शैंपेन आया, जब उसने अपना भरा हुआ गिलास उठाया, तो तालियां बज उठीं और नाना 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 ये वाक्य इतनी जोर से दोहराया गया कि भीड़ आश्चर्य से उस घोड़ी को देखने लगी और कोई यह नहीं बता सका कि यह घोड़ी थी या वह स्त्री जिसने सभी के दिलों को भर दिया था। जब ये सब चल रहा था, मिग्नन रोज की भयानक भौहों को अनदेखा करते हुए तेजी से उसके पास आई। उस हैरान लड़की ने उसे पागल कर दिया और वह उसे चूमना चाहता था। फिर उसके दोनों गालों पर पिता जैसा सलाम छापने के बाद, मुझे जो बात परेशान कर रही है, उसने कहा, वो ये है कि अब रोज निश्चित रूप से पत्र भेजने जा रही है। वह भी बहुत गुस्से में है, डरी हुई है। बहुत बढ़िया, यह मेरा काम कर देगा, नाना ने कहा। लेकिन उसके अत्यधिक आश्चर्य को देखते हुए उसने जल्दी से आगे कहा, नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ? सच में मुझे ठीक से पता नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं नशे में हूँ, और नशे में, वास्तव में, खुशी से नशे में, धूप से नशे में। उसने अभी भी अपना गिलास ऊंचा उठाया और खुद की सराहना की। नाना के लिए, नाना के लिए। वह हंसी और शाबाशी के दुगुने शोर के बीच चिल्लाई, जो धीरे धीरे पूरे हिप्पोड्रोम में फैल गया। दौड़ समाप्त हो रही थी और प्रिक्स वाब्लांक के लिए दौड़ शुरू हो गई थी। गाड़ियां एक एक करके रवाना होने लगीं। इस बीच बहुत सारे विवादों के बीच वांडेवरस का नाम फिर से लिया गया। यह अब बिल्कुल स्पष्ट था, पिछले 2 वर्षों से वांडेवरस अपने अंतिम स्ट्रोक की तैयारी कर रहा था और उसने ग्रेशम को नाना को रोकने के लिए कहा था, जबकि उसने केवल लुसिग्नन को आगे लाया था ताकि फिली के लिए खेल हो सके। हारने वाले परेशान थे, जीतने वालों ने अपने कंधे उचका दिए। आखिरकार क्या ये बात जायज़ नहीं थी? एक मालिक अपने स्टड को अपने तरीके से चलाने के लिए स्वतंत्र था। कई अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया था। वास्तव में बहुमत ने सोचा कि वांडेवरस ने दोस्तों की एजेंसी के माध्यम से नाना के बारे में जितना संभव हो सके उतना पैसा कमाने में बहुत कौशल दिखाया था, एक ऐसा कदम जिसने बाधाओं के अचानक कम होने की व्याख्या की। लोग कहते थे कि उसने घोड़े पर 2000 लुई लगाए थे और यदि 30 के अनुपात में उसे जीत मिलती तो उसे 12 लाख फ्रैंक मिलते। ये राशि इतनी बड़ी थी कि उसके प्रति सम्मान की भावना पैदा होती और सब कुछ माफ हो जाता। लेकिन बहुत गंभीर प्रकृति की अन्य अफवाहें भी फुसफुसा रही थीं। वे पहले तो बाड़े से निकली और जो लोग वहां से लौटे वे सटीक विवरण से भरे हुए थे। आवाजें उठी, एक भयानक कांड खुलेआम प्रचारित होने लगा। उस बेचारे वांडेवरस का अंत हो चुका था। उसने अपनी शानदार जीत को एक मूर्खतापूर्ण डकैती के साथ बर्बाद कर दिया था, क्योंकि उसने एक संदिग्ध सट्टेबाज मारिचल को लुसिग्नन के खिलाफ अपने खाते में 2000 लुइस लगाने के लिए नियुक्त किया था, ताकि वह अपने 1000 से अधिक खुले तौर पर दांव पर लगाए गए लुइस को वापस पा सके। यह एक दुखद व्यवसाय था और यह उसके भाग्य के पूर्ण विघटन के लिए आवश्यक अंतिम दरार साबित हुआ। इस तरह सट्टेबाज को चेतावनी दी गई थी कि पसंदीदा नहीं जीतेगा। उसने घोड़े पर लगभग 60,000 फ्रैंक का दांव लगाया था। केवल लेबोर्डेट, सटीक और विस्तृत निर्देशों की कमी के कारण नाना पर 200 लुई लगाने के लिए उसके पास गया था, जिसे सट्टेबाज वास्तव में इच्छित स्ट्रोक के बारे में अपनी अज्ञानता में अभी भी 50 से 1 के खिलाफ उद्धृत कर रहा था। फिली पर 1 लाख फ्रैंक से आगे निकलने और 40,000 की धुन पर हारने के बाद मैरेचल, जिसने महसूस किया कि दुनिया उसके पैरों के नीचे ढह रही थी, ने अचानक स्थिति का अनुमान लगाया जब उसने दौड़ खत्म होने के तुरंत बाद काउंट और लेबोर्डेट को बाड़े के सामने एक साथ बात करते देखा। काउंट के पूर्व कोचमैन की तरह क्रोधित और केवल एक धोखेबाज व्यक्ति की तरह ही क्रूर रूप से स्पष्ट, उसने अभी अभी सार्वजनिक रूप से एक भयावह दृश्य बनाया था।
पूरी कहानी को भयावह शब्दों में बताया था और सभी को गुस्से में उत्तेजित कर दिया था। यह आगे बताया गया कि प्रबंधक मिलने वाले थे। नाना, जिसे फिलिप और जॉर्जेस फुसफुसाते हुए तथ्यों के बारे में बता रहे थे, ने कई विचार व्यक्त किए और फिर भी हंसना और पीना बंद नहीं किया। आखिरकार ये काफी संभव था, उसे ऐसी बातें याद थीं, और फिर यह कि मैरेचल का चेहरा गंदा, लटका हुआ था। फिर भी जब लिबोर्डेट दिखाई दिया तो उसे अभी भी संदेह था। वह बहुत गोरा था। अच्छा, उसने धीमी आवाज में पूछा। खूनी कुआं टूट गया, उसने सरलता से उत्तर दिया, और उसने अपने कंधे उचका दिए। वह वेंडेवरेस तो बस एक बच्ची थी। उसने ऊब सा इशारा किया। उस शाम बाल मैबिल में नाना को बहुत बड़ी सफलता मिली। जब 10 बजे के करीब वह दिखाई दी तो शोरगुल पहले से ही भयानक था। पागलपन की उस क्लासिक रात ने सभी युवा और आनंद प्रेमी लोगों को एक साथ ला दिया था, और अब ये चतुर दुनिया नौकरों के हॉल की असभ्यता और मूर्खता में लौट रही थी। गैस लैंप की झालरों के नीचे भयंकर भीड़ थी, और शाम के कोट पहने पुरुष और अपमानजनक कम गर्दन वाले पुराने शौचालयों में महिलाएं, जिन्हें गंदा करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, एक विशाल नशे के प्रभाव में चिल्ला रहे थे और इधर उधर भाग रहे थे। 30 कदम की दूरी पर ऑर्केस्ट्रा के पीतल के वाद्यों की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। कोई भी नाच नहीं रहा था। बेवकूफाना मजाक, जिसे कोई नहीं जानता था कि क्यों दोहराया गया था, विभिन्न समूहों में घूम रहा था। लोग मजाकिया बनने में सफल हुए बिना ही मजाकिया बनने की कोशिश कर रहे थे। क्लोकरूम में कैद 7 महिलाएं आज़ाद होने के लिए रो रही थीं। एक शैलोट मिला था, जिसे नीलामी में रखा गया था और 2 लुइस में गिरा दिया गया था। तभी नाना पहुंची, अभी भी अपनी नीली और सफ़ेद रेसकोर्स पोशाक पहने हुए, और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच शैलोट उसे भेंट किया गया। लोगों ने उसे अपने ही हाथों में थाम लिया, और 3 सज्जन उसे विजयी भाव से बगीचे में ले गए, बर्बाद घास के मैदानों और हरियाली के उजड़े हुए ढेरों के बीच। जैसे ही बैंडस्टैंड ने उसके आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न की, उस पर धावा बोल दिया गया, और कुर्सियां और संगीत स्टैंड तोड़ दिए गए। एक पैतृक पुलिस ने अव्यवस्था का आयोजन किया। मंगलवार को ही नाना जीत के उत्साह से उबर पाई। उस सुबह वह मैडम लेरात से बात कर रही थी। बूढ़ी महिला उसे लुइसिट की खबर देने आई थी, जिसे खुली हवा ने परेशान कर दिया था। एक लंबी कहानी, जिसने पूरे पेरिस का ध्यान खींचा हुआ था, उसे बहुत दिलचस्पी दे रही थी। वेंडेवरेस को सभी रेसकोर्स से दूर रहने की चेतावनी दी गई थी और आपदा के बाद उसी शाम को सकल इंपीरियल में तैनात किया गया था। उसने अगले दिन अपने अस्तबल में आग लगा दी थी और खुद को और अपने घोड़ों को जलाकर मार डाला था। उसने मुझे बताया ही था कि वह जा रहा है, युवती कहती रही। वह आदमी हमेशा पागल रहता था। ओह, कल शाम को जब उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया तो मैं कितनी डर गई। तुम देखो, वह किसी रात आसानी से मेरी हत्या कर सकता था। और इसके अलावा, क्या उसे मुझे अपने घोड़े के बारे में संकेत नहीं देना चाहिए था? मैं किसी भी तरह से अपना भाग्य बना सकती थी। उसने लेबोर्डेट से कहा कि अगर मुझे इस मामले के बारे में पता चलता तो मैं तुरंत अपने हेयरड्रेसर और बहुत सारे अन्य लोगों को सूचित करती। कितना विनम्र है न? अरे यार, नहीं, मैं निश्चित रूप से उसके लिए ज्यादा शोक नहीं कर सकती। कुछ देर सोचने के बाद वह बहुत क्रोधित हो गई थी। तभी लेबोर्डेट अंदर आई। उसने उसके दांव के बारे में देखा था और अब वह 40,000 फ्रैंक का वाहक था। इससे उसका गुस्सा और बढ़ गया, क्योंकि उसे 10 लाख फ्रैंक मिलना चाहिए था। लेबोर्डेट, जो इस पूरे प्रकरण के दौरान पूरी तरह से निर्दोष होने का नाटक कर रही थी, ने निर्णायक रूप से वेंडेवरेस को छोड़ दिया। उसने कहा कि वे पुराने परिवार घिस चुके थे और उनका अंत मूर्खतापूर्ण था। अरे नहीं, नाना ने कहा, अपने अस्तबल में खुद को जलाना बेवकूफ़ी नहीं है, जैसा उसने किया। जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे लगता है कि उसने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन ओह, तुम जानते हो, मैं उसके और मारेचल के बारे में उस कहानी का बचाव नहीं कर रहा हूँ। ये बहुत मूर्खतापूर्ण है। बस ये सोचना कि ब्लैंच ने मुझ पर इसका दोष मढ़ने की हिम्मत की है। मैंने उससे कहा, क्या मैंने उसे चोरी करने के लिए कहा था?
क्या तुम्हें नहीं लगता कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से अपराध करने के लिए उकसाए बिना उससे पैसे मांग सकता है? अगर उसने मुझसे कहा होता, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, तो मुझे उससे कहना चाहिए था, ठीक है, चलो अलग हो जाते हैं, और मामला आगे नहीं बढ़ता। ठीक है, चाची ने गंभीरता से कहा, जब पुरुष किसी चीज के बारे में जिद्दी होते हैं, तो यह उनके लिए बहुत बुरा होता है। लेकिन जहां तक उस छोटी सी मजेदार घटना की बात है, वह बहुत ही चतुराईपूर्ण थी। नाना ने आगे कहा, ऐसा लगता है कि यह इतना भयानक था कि आपको सिहरन हो जाएगी। उसने सभी को दूर भेज दिया और खुद को बहुत सारे पेट्रोलियम के साथ एक डिब्बे में बंद कर लिया। और यह धधक उठा। आपको इसे देखना चाहिए था। जरा सोचिए, यह एक बहुत बड़ी घटना थी, लगभग पूरी लकड़ी से बनी हुई और घास फूस से भरी हुई। आग की लपटें बस ऊपर उठती जा रही थीं, और इस घटना का सबसे बढ़िया हिस्सा ये था कि घोड़े भूनना नहीं चाहते थे। उन्हें गिरते हुए, दरवाजों पर खुद को फेंकते हुए, इंसानों की तरह जोर जोर से चिल्लाते हुए सुना जा सकता था। हाँ, लोग अभी भी इसके खौफनाक मंजर से बाहर नहीं निकल पाए हैं। लेबोडेट ने एक धीमी, अविश्वसनीय सीटी बजाई। अपने हिस्से के लिए, वो वेंड्यूवर्स की मौत पर विश्वास नहीं करता था। किसी ने कसम खाई थी कि उसने उसे खिड़की से भागते हुए देखा था। उसने अपने अस्तबल में आग लगा दी थी, लेकिन जब वो बहुत गर्म होने लगा तो उसे होश आ गया होगा। महिलाओं के प्रति इतना आसक्त और इतना थका हुआ आदमी संभवतः इतनी हिम्मत से नहीं मर सकता। नाना ने निराशा में उनकी बातें सुनी और केवल इतना ही कह सकी, ओह बेचारे, ये कितना सुंदर था।